अल्लाह के नबी को सजेशन दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अहकामात आते चले गए। तो उनकी उनकी बसारत पर और उनकी हिकमत के जो है वो हम सब उससे वाकिफ़ हैं। इब्तिदा करते हैं ग्रो टुगेदर के आज के इस सेशन होम स्कूलिंग क्या, क्यों और कैसे की इब्तिदा उन आयात की तिलावत से कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिससे अपनी वही का आगाज़ किया। और अगर हम देखें तो ये मग़ज़ हैं किसी भी किस्म के इल्म की इब्तिदा के लिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो शुरू करते हैं अपने रब के उस नाम से कि जिसने सबको पैदा किया और उसने इंसान को एक मिट्टी की बूंद से बनाया। और पढ़िए अपने रब के नाम से जो बहुत मुकर्रम है और जिसने इल्म कलम से सिखाया और उसने इंसान को वो कुछ सिखा दिया जिसका वो तालिम नहीं था। तो अल्लाह ताला से इस तमाम कोताहियों के इतराफ़ के साथ हम यहाँ बैठे हैं कि हमारा इल्म नामुकम्मिल है और हम बाहम बैठे भी इसीलिए हैं कि इंशाअल्लाह एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखें और सिखाएं। तो जनाब बात जो है वो आज बड़ी मज़ेदार है और हम सब से मुंसलिक है और मुंसलिक इसलिए है कि हम सब उस लफ्ज़ माँ की डेफिनेशन में आते हैं कि जिनके बारे में क्या मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम जो है वो सब ये कह बैठे कि ये वो गोद है कि जिसने यानी दुनिया के बड़े-बड़े हमारा कसूर ये है कि हमारी गोद ने दुनिया के बड़े-बड़े अच्छे कंस्ट्रक्टिव इंसानों को भी जना और इसी गोद के अंदर हर किस्म की डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वाले भी इसी गोद में परवरिश पाए। तो ये गोद बहुत अहम है। इस गोद के लिए हम रास्ते क्या इख्तियार करते हैं, उनकी नॉरिशमेंट के लिए, उनकी तरबिया के लिए जो बच्चे हमारी गोद में आते हैं, तो उसी के सिलसिले में एक बहुत Would आज have के shared ज़माने में बोले जाने वाला ज़्यादा आप समझ लें कि गुफ्तगू में आने वाला, लेकिन शायद ये हमेशा से वो तरीक़ाकार है, जो अज़ल से सदियों से चलता रहा और मुख्तसर एक बात के साथ मैं आगे चलूँगी कि होम स्कूलिंग घर में उस्तानी बनने का नाम नहीं है। इस बात इस स्टेटमेंट से आप समझ लें कि हम इब्तिदा करेंगे कि मुझे और आपको माँ बनना ही जनाब बच्चे मुश्किल से हज़म कर रहे होते हैं, तो उस्तानी अगर बन बैठे तो समझें वो पूरा होम स्कूलिंग का विज़न, वो पूरा तरीक़ेकार, तमाम स्ट्रैटेजीज़ सब तबाह हो गया। तो होम स्कूलिंग क्या है? और कैसे है और किस तरह चलती है? आज के फ़ोरम पे हमारे पैनल में मैं अनम तारिक भट्ट हूँ। आपको मुख्तसर अपना तारुफ़ करवा दूँ। असाविर किड्स की फाउंडर हूँ और उसका भी जो पूरा वेब पोर्टल है बच्चों के लिए और वालिदैन के लिए, वो भी ज़ेर तामीर है और इंशाअल्लाह 2 हफ्तों के बाद लॉन्च होगा। अ, मैंने अपना बैचलर्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, पाकिस्तान से किया उसूलुद्दीन में और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ और टेक्नोलॉजी लाहौर से मैंने एमफ़िल किया इस्लामिक थॉट्स एंड सिविलाइज़ेशन में। बच्चों की फ़ील्ड हमेशा मैं उससे मुंसलिक रही, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशंस के थ्रू, मुमकिन ऑर्गनाइज़ेशंस को चलाया भी और मोहब्बत भी कह लें बच्चों की फ़ील्ड का होना और अब तो शायद वो मोहब्बत बढ़ गई जब 5 जो हैं वो नयाने सयाने होने के करीब हैं। तो जनाब आज हम अपने पहले जो है वो सवाल की जानिब जाने लगे हैं और हमारे साथ कौन-कौन मौजूद है इंशाअल्लाह आप मुतारिफ होते चले जाएँगे। मैं बजाय ये कि मैं आपको मुतारिफ करवाऊँ, इंशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद पैनलिस्ट सब अपना तारुफ़ खुद मुकम्मिल हैं और हम उन्हीं से उनका तारुफ़ लेते हुए अपनी गुफ्तगू को फ़ौरन से पहले आगे बढ़ाते हैं।
जी, हमारे साथ इस वक़्त पैनल में मौजूद सबसे सीनियर होम स्कूलर मदर मौजूद हैं, उरूज भट्ट साहिबा। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया और इनका पाकिस्तान के साथ-साथ सऊदी अरब में रहने का भी काफ़ी साल का तजर्बा है। तो जी, उरूज भट्ट साहिबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, जी। जी उरूज भाई जी, आप हमें अपना कुछ मुख्तसर सा तारुफ़ दीजिए। हाँ जी। तारुफ मेरा ये है कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन में। और जा जरा चुप कर जा। जो है वो मेरे 6 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। और जो काम इस वक्त हो रहा है वो लर्न विद फारिया का प्लेटफॉर्म 3 साढ़े 3 साल पहले आप यूं समझ लें कि अपने ही बच्चों पे तजर्बों के बाद मंजर आम पे ये काम शुरू हो गया। और अपने ही बच्चों पे तजर्बे के बाद जो है वो किसी नतीजे पे, तो हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ, इंसान किसी नतीजे पे पहुंचता है, लेकिन अपने ही बच्चों पे एक एक्सपीरियंस किया। और वो ऐसा एक्सपीरियंस था, मैं अभी भी सोचती हूँ कि जिसने न सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फायदा दिया, और उसके बाद जो है वो लर्न विद फारिया का प्लेटफॉर्म जो है वो 3 साढ़े 3 साल पहले गालिबन जो है वो शुरू हुआ ये सफर। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सी माएँ और बच्चे जो हैं वो मेरे हम सफर हैं। और अच्छा रुतबा जी, आप हमें ये कुछ थोड़ा बताएँ कि आपने होम स्कूलिंग का सफ़र जो है वो क्यों इख्तियार किया? दुनिया में स्कूल्स चल रहे हैं, रुझानात हैं, सवा सदी हो चुकी है, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम दुनिया के अंदर राइज हो चुका है। तो आपने ये सफ़र होम स्कूलिंग का क्यों इख्तियार किया? अच्छा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताती हूँ। आज जब मैं मदर्स को गाइड कर रही होती हूँ ना, होम स्कूलिंग से ज़ाहिर बात है मुतल्लिका, और या ऐसी माएँ ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जो मेरे पास आती हैं, होम स्कूलिंग की टर्म से वो वाकिफ़ होती हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा एक ब्रॉड विज़न में होम स्कूलिंग को समझती नहीं है। बस वो ये समझती हैं कि अभी स्कूल नहीं भेजना, 3 साल के नहीं भेजना, अब 5 साल तक भेजना है। तो अब वो 5 साल तक जो है वो घर में बच्चा जो है उसे कैसे, किस तरह बिज़ी किया जाए, वो माएँ आती हैं मेरे पास। अच्छा, फिर वो मुझे समझती हैं कि मैं बड़ी कोई समझदार माँ हूँ, बहुत मेरा कोई बड़े मेरे तजुर्बात हैं, बड़ी मैंने यानी कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। तो वो फिर जब वो इतना आइडियलाइज़ करती हैं, तो फिर मैं उन्हें अपनी कहानी ज़रूर, ऐसी माँ को तो मैं ज़रूर सुनाती हूँ कि मैं कोई बहुत समझदार और अक्लमंद माँ नहीं हूँ। और मैंने भी आपकी तरह 3-3 साल के हालात को देखते हुए, हालांकि मेरी एजुकेशन, मेरी तालीम ही जो थी वो एकेडमिक से रिलेटेड थी, और मैं ज़ाती तौर पे समझा करती थी कि बच्चा 5-6 साल का ही स्कूल में भेजना है। लेकिन जब जी। वक्त आया, जब बच्चे हुए, तो आप समझें कि वो सारी काया ही पलट जाती है, सारे फैसले, सारे नजरियात, सब कुछ धर्म भरम जो है वो होके रह जाता है। तो ये तो मेरा मैंने ख़्याल है हम में से हर माँ के साथ ही ये है कि हाँ जितनी जी। मर्ज़ी प्लानिंग्स कर ले, तबाह हो जाते। जी। हाँ जी। तो बस फिर मैंने उस वक्त जो है ना, वो मैं उन्हें बताती हूँ कि देखें, ये समझदारी जो है ना बाजुकात तजर्बे से आती है, बाजुकात कुछ ठोकरें खा के मिलती है, और बाजुकात आपको हालात और जो आपके, बल्कि मैं तो कहती होती हूँ, ज्यादा बच्चे ज्यादा तजर्बे। तो लोगों के पास तो ना ज्यादा बच्चे होते हैं, ना ही तजर्बा करने का मौका मिलता है। तो वो मेरे पास चूंकि बच्चे ज्यादा थे, तो इसलिए अपने ही बच्चों पे, पहले ही 2 बच्चों को, यानी मैंने कोई ऐसी समझदारी का सबूत नहीं दिया था, मैंने भी हवा के रुख पे सोचा था कि 5 साल का बच्चा डालना है, लेकिन अल्टीमेटली 3-3 साल के पहले 2 बच्चे स्कूल भेज दिए थे। तो आज भी जब मैं कंपैरिजन करके देखती हूँ अपने बच्चों का आपस में, कि जिन दो ने 3 साल के स्कूल गए, 2 ने पार्शली होम स्कूलिंग की, एक ने होम स्कूलिंग की, और एक तो अनस्कूलिंग पे आ गया। ठीक है। तो अब वो ये जो एक पूरा सफर है ना, ये एक, आप एक समझ लें कि ये एक्सपीरियंस की बुनियाद पे इंसान सीखता है। तो आपको बाजुका
जिंदगी की इब्तिदा में ही कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा वो मिल जाता है जिसमें आप बहुत आसानी से, और बल्कि मैंने अपना प्लेटफॉर्म ये जो बनाया और मैं इसको चलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझती हूँ कि वो सारे तजर्बात शामिल हो के जब वो एक चीज बनी है, समझ आती है कि इस स्टेज के ऊपर माँ को क्या जरूरत होगी, इस स्टेज के ऊपर माँ को क्या जरूरत होगी। तो उसमें जो है ना वो इंसान बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को डेवलप करता है, बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को जो है वो दूसरों तक उसे पहुंच जाता है, ना कि हम भी शेकी हैं। जी, उनका मेरा ख्याल है कि यहाँ से सिग्नल। जी। साल साल से चलता चला आ रहा है। और जैसे अच्छा अनम ने उर्मिला जी, कहा। इसमें माज़रत मैं आपकी बात काट रही हूँ। मुझे ये थोड़ा इसमें आप हमें वज़ाहत करें और हमें थोड़ा-सा इसको ज़हन में लाएँ कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया और आप हमसे हम्म ज़ाहिर है सीनियर भी हैं और उस वक़्त में तो अभी होम स्कूलिंग का नाम और रुझान भी नहीं था और उस वक़्त तो कोरोना जैसी कोई वबा भी नहीं थी कि उससे होम स्कूलिंग की वबा फैलती। तो हम्म ये आपने उस वक़्त क्या अपने घर से या फ़ैमिली से जो देखा कोई ऑपोज़िशन या इस हवाले से इस नज़रिए पे तो इसमें क्या सूरत-ए-हाल थी या आपने उस ऑपोज़िशन को फिर कैसे टैकल किया? हाँ बिल्कुल। अब खास तौर पे पाकिस्तान के एतबार से मैं अब देखती हूँ ना, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में अब जितनी यानी ये टर्म इस्तेमाल हो रही है और लोग ढूंढ रहे हैं और लोग ऐसे प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं, इवन जिनके बड़े बच्चे स्कूल जा चुके हैं वो उनके तजर्बे के बाद अपने आखिरी आखिरी कोई चौथे तीसरे बच्चे के ऊपर अब इस चीज की तलाश में है। तो मैं जब उनकी वो सारी सूरत हाल देखती हूँ तो मुझे वाकई अपना वक्त याद आता है कि जिस वक्त मैंने ये किया था ना, तो हम वैसे भी बाहर थे। तो उसमें हम बाहर की दुनिया में ये चीज चल रही थी, पहले से चल रही है। हम मिडल ईस्ट में थे, मिडल ईस्ट से ज्यादा जो है वो आप यूरोप की तरफ चले जाएं, अमेरिका की तरफ चले जाएं, वहां जी। पे तो ये प्रॉपर राइज एक निजाम है ना, एक पूरी पूरी जी, मतलब जी। पूरा फैसिलिटेट किया जाता है उनको फर्दर आगे उनके एडमिशंस, और पूरी पूरी वो उसके ऊपर वो चीज आपको मिलती है। लेकिन मुझे कोई ऐसा सेटअप तो नहीं मिला था, कोई ऐसी ऐसा ऐसा वो चीज तो मौजूद नहीं थी। लेकिन जी। बहरहाल एक एक एक्सपीरियंस था, एक तजर्बा था। और उसके बीच में एक यूं कहना चाहिए कि हवा के उल्टे रुख पे चलने का नाम था। और मैं आपको हकीकत बता दूं कि ऐसी कंडीशन थी कि जब मैं अपनी पहली बेटी पे, जिन पे पार्सली की, उन्हें अल्टीमेटली फिर भी तीसरी चौथी में स्कूल भेज ही दिया, लेकिन जब मैं अपनी पहली बेटी पे होम स्कूलिंग कर रही थी तो मुझे आज भी याद है कि मैं बाज़ात पूरी पूरी रात, और मतलब मुझे रात को सोच सोच के नींद ही नहीं आया करती थी कि शायद मैं अपनी बेटी को अपने हाथों स्पॉइल ना कर दूं, लोगों को तो छोड़ दे, यानी ये वो खौफ है जो खुद मेरे अंदर भी मौजूद था। और मैं ये जी, बात अपने सोचा करती खौफ, थी बिल्कुल, कि ये बड़ी अहम बात रुतबा जी ने की और बहुत ही अहम नुक्ता है कि सबसे पहली चीज़ अपना खौफ, कि हम्म मैं बहैसियत माँ और वालिद, कोई बहैसियत वालिद, अगर कोई फैसला करने लगे हैं, तो हमने सबसे पहले अपने आप को यकसू करना है, उसके बाद दुनिया खौफ़ज़दा नहीं करती। और बिल्कुल, और जारी बात है, मैंने आपसे कहा मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मेरा कोई मेंटोर नहीं था, मैं किसी को जी। फॉलो नहीं कर रही। ये वो अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस। आप हमें कुछ सजेस्ट करेंगी कि हिकमत के लिहाज से बिलफ़र्ज़ अगर हवा ऑपोज़िट भी हो, घर ही की सबसे पहले शुरू हो जाती है, ख़ानदान की हो जाती है, मुआशरे को जवाब देना होता है, तो उसको इंसान अपना हमनवा कैसे बनाए या उसको टैकल कैसे करे? उसके जवाब कैसे हाँ दे या देखिए, जवाब ना दे हवा और के चलता रुख जाए? पे हवा के उल्टे रुख पे चलना कभी भी आसान नहीं रहा, कि हम ये कहें कि वो एक आसान रहा है। लेकिन इस बात को हम इंशाल्लाह आगे भी कुछ सेशंस में समझेंगे कि होम स्कूलिंग ना तो जैसे अनम ने कहा कि घर में स्कूल खोल लेने का नाम है और माँ का उस्तानी बन जाना जो है वो होम स्कूलिंग है। तो ये एक बहुत बहुत गलत, यानी बड़ा यूं समझ लें कि आपने इतनी बड़ी इतनी वाइड जो एक एक तस्वुर है ना, आपने उसको बिल्कुल ला के ना एक कूजे में बंद कर दी है। तो एक समंदर एक तरफ है और आपने उसको कूजे में बिल्कुल एक, आपने उसको ना बिल्कुल समझ लें एक उसका एक कतरा लिया है। तो होम स्कूलिंग एक बड़ी वाइड टर्म है, इसे समझ के जो लोग करते हैं या इस तरह से, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो ये हमें यानी ये बात अनम आपने आप यानी मुझे किस बात पे कह रही हो कि यानी मैं ये जानना चाह रही थी यानी कि मिसाल के तौर अपोजिट पे जैसे ओपोजिशन जब होती है, हाँ, हाँ हाँ, जी, यानी उसको ठीक है। अमलन हाँ अमलन जी, कैसे करें? जैसे ओपोजिशन मिसाल जब के तौर होती पे है।
घर से यानी घर में ही आपके होते हैं, बिलफ़र्ज़ कभी-कभार मियाँ ही आपके साथ नहीं होते, तो उस चीज़ को अमलन आप हमें कोई हम्म प्रैक्टिकली बताएँ कि किस तरह मोहब्बत से, प्यार हम्म। से या अपनी कारकर्दगी शो करके खामोशी से हम किस तरह टैकल करें? हाँ हाँ, ओपोजिशन तो जारी बात है एक यानी कि होती है, इस सिलसिले में आपको फेस करनी पड़ती है, और आइंदा भी अभी जब तक के हमारे मुआशरे में ये पूरी तरह से इसके बरगुबार नहीं नजर आएंगे हमें, तब तक ये फेस करती रहने पड़ेगी हमें। ठीक है, जब तक कि कोई एक सेटअप वाकई इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, उसको मुआशरे में वो मकाम नहीं मिल जाता। जैसे मैंने आपसे कहा कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहां पे तो प्रॉपर होम स्कूलिंग के आप वहां पे बच्चा रजिस्टर्ड करवा देते हैं, आपको पूरे पैटर्न्स, हर चीज, सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है। लेकिन जी। हम होम स्कूलिंग करते क्यों हैं, ये तो जारी बात है, बात बाद में आएगी। तो उसके बीच में ये चीज है कि बहुत बड़े मकासद हैं जिसके पीछे जो है वो हम इसका फैसला करते हैं। तो जब हम उल्टे रुख पे चलते हैं तो उस पे हमें जारी बात है रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। सबसे पहली चीज तो जिस माँ ने चलाना है ना, जिस माँ ने, ये माँ का इसके बीच में बहुत बड़ा किरदार है, बाप का भी वो किरदार नहीं है जो इस सिलसिले में माँ का किरदार है। सबसे पहले जी, उसकी बिल्कुल। क्लैरिटी होना, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को पूरी तरह से आप यानी अपने इस नजरिए को समझाएं, उसके साथ वो करें। और जब आप माँ और बाप दोनों खड़े हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि फैसला नहीं होती, यानी बिल्कुल। कि 60-70% तो माँ बाप का फैसला होता है। जी, जी। अब बीच में बिल्कुल, इसमें बहुत बाजी सारे मैं फैक्टर्स एक आते जी, हैं। जी इसमें मैं एक अपनी 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 एक ज़ाती जो है वो शेयर करना चाहूँगी, जो अमलन शायद लोगों के लिए मुफ़ीद भी हो, और फिर इंशाल्लाह हम आगे अपने अगले पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह, अगले सवाल की तरफ कि मेरे मियाँ घर में वो नहीं इस चीज़ के इनको समझ नहीं थी, या ये कह लें कि उनके सामने एक मिसाल नहीं थी, बेसिकली ये कहना चाहिए कि उनके सामने एक मिसाल कोई नहीं थी, उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने भी मुझे आहिस्ता-आहिस्ता आँच पे कहा कि भई ये बच्चे को स्कूल ना दाखिल कराएँ। मैंने कहा चलें 1 साल, अभी तो 4 साल का मुश्किल से हुआ। अच्छा जी, उन्होंने कहा जब 5 साल का हो, उन्होंने कहा देर हो जाएगी, स्कूलों में तो बड़ी दौड़ लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा चलें आएँ ऐसे करते हैं, ज़रा स्कूलों में फिरते हैं। ले जनाब, मैं उनको लाहौर के बड़े-बड़े कोई हम 15 ते 14-15 स्कूलों में फिरे। मैं हर स्कूल में जाती थी उनके साथ। मैं कहती थी आएँ ज़रा पूछते हैं इनसे कि ये पढ़ाएँगे क्या हमारे बच्चे को? जनाब वो मैं उन्हें कहती जाके आप करिकुलम दिखाएँ स्कूल वालों को। अब मुझे तो पता थे, लेकिन बेसिकली बुनियाद थी कि अपने मियाँ को अपने साथ हमनवाई में लाना है। तो उनको मैंने कहा कि लाएँ जी करिकुलम दिखाएँ, जब वो करिकुलम दिखा दे, तो मैंने कहा आप भई हमारे बच्चे को एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक इस्लामिक, हम बड़े-बड़े इस्लामिक स्कूल्स में भी गए, दूसरे स्कूल्स में भी गए, तो आप हमारी एथिकल और इस मॉरल उस पे एप्लीकेशन में क्या करेंगे? तो उनके पास कुछ नहीं होता था करिकुलम में वही वही मैथ की, वही साइंस की बुक है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो फिर मैंने कहा मेरे बच्चे को नया क्या देंगे? ऐसी कौन-सी स्किल, ऐसी क्या चीज़ आप दे रहे हैं कि जो मैं घर पे नहीं दे रही? मेरा तो बच्चा आपके इस सारे सिलेबस से कहीं आगे है फिलहाल। जब हम 15 स्कूलों में 14-15 स्कूलों में फिरे और फिर बैठ गए। मैंने कुछ नहीं कहा अपने मियाँ को, हम फिर के आ जाते थे। मैंने कहा चलें 1 साल अभी तो छोटा है, कोई बात नहीं, 1 साल और देखते हैं, फिर मुमकिन है कोई अच्छा स्कूल और मिल जाए। उसके बाद मेरे मियाँ ने पूछा ही नहीं, क्यों? उसमें एक छोटी-सी टिप मैं आपको बताती चलूँ, मैंने साथ में दादा-दादी भी हमनवा नहीं थे, उनको साथ फुल अटैच रखा। मैंने बच्चे ने कुछ करना, मैंने कहा जाओ बेटा, दादू को दिखाएँ। दादा को हमने हेड प्रिंसिपल बनाया हुआ था, दादा को हमने प्रिंसिपल अनाउंस कर दिया ज़हनी तौर पे। बच्चों को कहा चलो भई जाएँ बच्चे चेक करवाएँ, दिखाएँ अपने आज क्या बनाया है, कोई भी स्किल डेवलपमेंट की है, कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बात है, कोई चीज़ सीखी है, कोई ब्लॉक मेकिंग है, कुछ भी, हर चीज़ में दिखाएँ। जब वो देखते रहे कि कुछ हो रहा है, तो फिर वो हमनवाई आसान हो गई। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया रूबा जी, आपके तजर्बे से यकीनन बाकी सब भी मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले सवाल और अपने अगली बहुत ही दिल के करीब पैनलिस्ट दुर्रे सुमैया की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे सुमैया। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाहि दुर्रे व सुमैया हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक़्त सऊदी अरब में मुक़ीम हैं। तो दुर्रे सुमैया, सबसे पहले तो आपसे सवाल कि आप अपने नाम का मतलब बताएँ। ये सुमैया तो समझ आते हैं, ये दुर्रे सुमैया का क्या मतलब है? दुर्ब जो है वो अरबी ज़बान में मोती यानी पर्ल को कहते हैं और सुमैया का मतलब होता है प्रेशियस, नायाब। तो मेरे नाम का मतलब है नायाब मोती। चलें जनाब, हम इस नायाब मोती से इंशाल्लाह नायाब गुफ्तगू सुनने वाले हैं। दुर्रे सुमैया अपना मुख्तसर तारुफ़ करवाइए। हाँ। सबसे पहले तो ये तारुफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बच्चों की जो है वो वालिदा हूँ। सबसे बड़ी मेरी 9 साला बेटी है, फिर जुड़वा मेरे 5 साला 6 साला बेटे हैं और फिर 2 साला जो है वो एक छोटे अली हैं, वो भी बेटे। और ये चारों बच्चे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी भी स्कूल नहीं गए।
और ये सब कुछ कैसे हुआ, उससे पहले मैं अपना जो है वो तारुफ बताऊंगी, ये सब करने के लिए क्या क्या किया। बाय प्रोफेशन तो मैं स्टैटिस्टिक्स में मैंने मास्टर्स किया हुआ है, और उसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी अरसा जो है वो काम किया। फिर जब मरियम 2 साल की हुई तो ये एहसास कि अल्लाह ताला ने तरबियत की जिम्मेदारी दी है, तो मैंने जॉब छोड़ दी, कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़ दिया, और फिर अल्लाह नोट ताला कीजिएगा, ने ही। तरबिया। मैं आप सबको साथ साथ छोटे छोटे नुक्ते, अपने तमाम तजर्बात जो हमारे इतने मोहतरम सब मौजूद हैं यहाँ पर, उन सब के बस पेन पॉइंट कीजिए, वो उन सबको आप लोग लिखते जाएगा। तो इन्होंने कहा तरबिया, तरबिया एक बहुत बड़ा हदफ जिसकी वजह से ये रास्ता। जी हजरत। बिल्कुल, बस उसी के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने ही जो है वो कुछ ऐसे, मतलब एक फिक्र थी कि ये सिस्टम सही नहीं है। 3 साल की जब मरियम थी, मैं भी कराची के तमाम स्कूल ढूंढ रही थी और अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने का इरादा था, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आया, और फिर कुछ एहसास हुआ कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। अमेरिका में मेरी एक भाभी जो है वो अपने बच्चों की जो है वो होम स्कूलिंग कर रही थी, वो उसके बारे में कुछ ना कुछ डालती रहती थी। फिर उसके अलावा कुछ और फेसबुक से लोगों से जो है वो राब्ता हुआ। फिर अल्लाह ताला ने, कराची में एक होम स्कूलर होती हैं जिन्होंने माशाल्लाह अपने 18 नवासे नवासियों को होम स्कूल किया है, उनसे अल्लाह माशाल्लाह। ताला ने कनेक्ट किया। उनसे मैंने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो है वो उनका कोर्स किया, और जब वो कोर्स किया तो समझ आया कि इट्स नॉट टू मच डिफिकल्ट, कि हम बच्चों को बेसिक्स तो करवा ही सकते हैं। दूसरा जो है वो, मुझे अपनी बेटी को कहानियां सुनाने का बहुत ज्यादा शौक था। ये मालूम था कहानियां, कि इसको भी नोट कर लें, बिल्कुल, कहानियां। और कूल। मैं खुद से कहानी सुनाती थी। मेरा जो किचन टाइम होता था वो मरियम का, मेरा कहा और का स्टोरी टाइम होता था, वो मेरे साथ किचन में होती थी और मैं उनको काम करने के साथ साथ कहानी सुना रही होती थी। फिर ठीक, इसी जो अच्छा है यहाँ वो। पर, अच्छा सुमैया, यहाँ पे मैं इजाफा कर दूं ताकि आप उस चीज को भी इलेबोरेट साथ ही कर दें कि अरूज भट्ट साहिबा ने जिक्र किया था कि पहले बच्चे से लेके जब तक वो छठे बच्चे पे पहुंची तो वो अनस्कूलिंग पे आ गई। ये लफ्ज मुमकिन है बहुत से यहाँ पे लोगों ने यकीनन सुना होगा, और मुमकिन है बहुत से ना इससे जानते हों। ये होम स्कूलिंग तो समझ आ रही है, ये अनस्कूलिंग, इसकी भी थोड़ी सी तशरीह तजर्बात की रोशनी में कीजिएगा जी। स्कूलिंग को अगर बहुत आसान जबान में समझना है तो मुझे उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आयत कुरान की लगती है वो है, लक़द खलक़नाल इंसान फी अहसन तक़वीम। कि अल्लाह ताला ने एक इंसान को, वो इंसान बच्चा भी इंसान है, और उसको एक बेहतरीन सांचे में ढाल कर भेजा है, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से हो चाहे वो जहनी लिहाज से। और अल्लाह ताला ने जिस तरीके से, हम कोई कुछ करते नहीं है लेकिन बच्चा फिर भी बोलना सीख जाता है, हम कुछ करते नहीं है लेकिन बच्चा चलना सीख जाता है, बिल्कुल बच्चा इसी तरीके से दुनिया की और तमाम चीजों को सीख सकता है, और उसके अंदर जो है वो सीखने की कैपेबिलिटीज होती हैं। यहाँ पर एक सबसे अहम चीज, कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो सबसे पहली चीज वो सवाल करता है, वो बहुत से सवालात करता है। अगर आपने बिल्कुल। उस टाइम पे अपने बच्चे को स्टॉप नहीं किया, आपके बच्चे का हर सवाल जो है वो आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। जैसे यहाँ मैं एक मिसाल दूंगी, मरियम शायद 3 सवा 3 साल की थी, और हम कहीं जा रहे थे, बारिश शुरू हो गई, और उन्होंने सवाल किया, मम्मा ये बारिश कैसे होती है। और उस टाइम पर जो है वो मैंने इनको जो है पूरी वाटर साइकिल पढ़ा दी, और वो वाटर साइकिल आज तक उनको याद है। उनको वो पूरा सिस्टम उस बचपन में, 3 साल की उम्र में, जब साइंस के शायद कॉन्सेप्ट बच्चों को इतने दिए भी नहीं जा रहे होते, उनको वो बात समझ में आ गई। फिर उसके अलावा जो है वो मरियम माशाल्लाह से जो है वो उर्दू जबान बहुत अच्छी बोला करती थी, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कि मैं उर्दू जबान का बहुत ज्यादा घर में इस्तेमाल करती थी, कहानियां उनको उर्दू जबान में सिखाया करती थी। और अंग्रेजी, मतलब आपने बच्चे को बचपन में, मतलब जो उसका 5 साल 6 साल तक का पीरियड है, उसमें आपने सिर्फ उसके साथ खेलना है, उसके साथ बातें करनी है, उसको कहानियां सुनानी है, और उसको जो जो लैंग्वेजेस आप जो है वो चाहते हैं कि वो सीखे, उसका एक माहौल देना है। मैं जब सऊदीया आई तो उस वक्त मरियम जो है वो 6 साल की थी, और उनको अंग्रेजी जबान बहुत ज्यादा नहीं आती थी, उसकी नो हाव थी, क्योंकि जो है वो घर में मैं उन्हें कहानियां जरूर सुनाती थी, कुछ हम गुफ्तगू भी जो है वो कर रहे होते थे अंग्रेजी जबान में कहीं ना कहीं। लेकिन जब ये यहाँ आए तो मैंने शुरू में महसूस किया कि ये इस माहौल में, क्योंकि आसपास ज्यादातर ऐसे बच्चे थे जो अंग्रेजी जबान बोलने वाले थे, और नेचुरली मरियम ने उस जबान को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे में अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी दी है कि वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। उसको पता महसूस हुआ कि ये अब मेरी जरूरत है, अगर मुझे इन लोगों से कनेक्ट होना है तो मुझे ये जबान सीखनी पड़ेगी। और इस तरीके से जो है उसने जो है वो अंग्रेजी जबान, और माशाल्लाह से वो अरबी जबान भी जो है वो समझना और थोड़ी थोड़ी बोलना जो है वो शुरू हो गई है।
फिर इसी तरीके से जो है वो अगर मैं बात करूं कि मैथ्स जो है वो हमें बहुत डिफिकल्ट लगती है, और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हमें मैथ्स जो है वो बच्चे को कैसे सिखाएं। बहुत से बच्चे मैथ्स सीखने में जो है वो बहुत ही रिलक्टेंट हो रहे होते हैं। तो ऐसे मौकों पर क्या किया जाए? तो मेरी ऐसी ही एक मेंटोर थी, उन्होंने मुझे जो है वो गाइड किया कि किचन इज ऑल अबाउट मैथ्स, और मेरे तमाम बच्चे बहुत बचपन से मेरे साथ किचन में जो है वो इन्वॉल्व रहते थे। और आप बहुत ही आसान तरीके से, जैसे मैं इनसे बोलती थी कि मुझे 2 प्याज ला दो, 2 आलू ला दो, अच्छा कितने हो गए, अच्छा मामा ये 4 हो गए, अच्छा मुझे 4 मिर्चें ला दो, तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 या 1 2 3 4। और इस तरीके से जो है वो मेरे किसी भी बच्चे ने जो है वो, जैसे उमर अब्दुल्ला 6 इयर्स के हुए हैं, तो उनकी कुछ कुछ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग यानी वर्कशीट्स के फॉर्मेट में हमने करनी शुरू की है। एंड सिमिलरली मरियम की भी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जिसको हम कहते हैं, कि जिसमें हम किताबें कॉपियां इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, वो 6 साल की उम्र के बाद ही शुरू हुई। उसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल। इसकी बिल्कुल एक पूरी अपनी एक पूरी साइंस है, पूरी डिटेल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है वो आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका बच्चा किस तरह से सीख रहा है। तो जब यकीन आपको वो जाए बात आपने तो 2/2 कराया, हमने तो जनाब मटर छिलवाए, आलू छिलवाए, खाना पकवाया, रोटियां बनवाई, ऐसे ऐसे डिजाइन के नक्शे बनवाए कि सारी ज्योग्राफी पूरी हो गई। ठीक हो गया। अच्छा सुमैया, इससे आगे एक चीज और थोड़ी सी आप इसमें बताएं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल टिप्स जरा आ जाएं कि जब हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, और स्पेशली जब छोटे बच्चों का एक पूरा सिनेरियो भी होता है, और टी पापा जनाब हर किस्म का सायरन भी सुनाई दे रहा होता है, और मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे भी हो रहे होते हैं उसमें थोड़े थोड़े। तो क्या ये अनस्कूलिंग या एक फ्री स्टाइल लर्निंग या बच्चों की पेस के मुताबिक चलना, ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होता है मुश्किल। बल्कि अभी मुझे वही उरूज बाजी की बात याद आ गई कि जब मेरे ट्विन्स हुए, ट्विन्स एक फिजिकली मेंटली हर लिहाज से हर चीज डबल हो गई, एक के जिम्मेदारी साथ एक डबल फ्री। हो गई। बिल्कुल एक के साथ एक फ्री। तो जो है वो उस टाइम पे जो है वो मैं भी लड़खड़ाई, और हुआ कि नहीं, वो तो कुछ नहीं सीख रहे, मैं तो सारा वक्त इन बच्चों में लगी रहती हूँ, मरियम तो कुछ भी नहीं कर रही। तो उस टाइम पे होम स्कूलिंग के लिए सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, जो लोग आपको जो है वो इनकरेज करें, जो लोग आपको हौसला दें। और ऐसा ही मेरा कुछ दोस्तों का, हम 3 दोस्त हैं और उनके तमाम, हम तमाम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह होम स्कूल है, कभी भी यानी स्कूल है, कभी भी स्कूल नहीं गए। और उन्होंने मुझे याद दिलाया कि दुर्रे सुमैया, आपका बच्चा हर वक्त हर लम्हा सीख रहा है। इस फेज में भी जो है वो ख्याल रखना सीख रहा है, वो मोहब्बत करना सीख रहा है, वो ताल्लुक बनाना सीख रहा है। और जिंदगी की असल जो है वो यही है, जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस एक्सेट्रा वट एवर, जो हमारी लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, वो बच्चा एक तो लेवल। जनाब मुझे तो वो याद आ रहा है बचपन का बैग, और उसमें जनाब यानी ये सब्जेक्ट के खत्म ही नहीं होते। फिजिक्स, बिल्कुल केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश की भी, यानी इंग्लिश है तो इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, उर्दू है तो उर्दू ए, उर्दू बी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी कि इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है कि छोटा बच्चा, मुझे लगता है वो तो जहनी तौर पे उसका खाना जंगल ही बन जाता है कि यार करना क्या है। यानी अनम स्कूल अनम सिस्टम। जी अनम जी। अनम, मैं एक बात कहूंगी, ये पुराने जमाने की बात है, इंग्लिश ए और इंग्लिश बी। अब इंग्लिश की 4 किताबें हैं। ओ एक हो फोनिक्स माशाल्लाह। की है, अल्लाह ये मैं अकबर। आपको 6 साल से पहलू की बात बता रही हूँ। एक ग्रामर बुक है, एक फोनिक्स बुक है, एक रीडर है, एक और है। ये 4 तो 6 साल से पहले हैं। आप तो बहुत पुराने जमाने की बात कर रही अच्छा हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही 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 वो सही। आइंस्टाइन 6 साल ठीक से ठीक। पहले ही तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा, यानी कि दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा मुझे किताबें देखने। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत कर दूं, हम इस बात को इंतहाई एहतराम के साथ समझते हैं। मेरी बात से यानी कोई ये ना सोचे, यहाँ पे हम इंतहाई एहतराम से समझते हैं कि हर वालिदैन अपने बच्चे के लिए जो फैसला कर रहे हैं वो दुनिया का बेहतरीन फैसला है। बिल्कुल मैं ऐसे। आपके बच्चे के लिए आपसे ज्यादा मुखलिस नहीं हूं, इसलिए जो स्कूल भेज रहे हैं बेहतरीन, जो घर पढ़ा रहे हैं बेहतरीन। यहाँ चाहे स्कूल गोइंग मौजूद हो, चाहे होम स्कूलर मौजूद हो, हमारा मकसूद ये है कि इल्म, लर्निंग, नॉलेज, ये सिर्फ किताब और उस्ताद के साथ लॉक ना किया जाए, ये खुले बिल्कुल। फ्रेम में, बड़े विजन में रखा जाए, तो इंशाल्लाह सबके लिए मुफीद होगा। और इकबाल इसमें क्या कहते हैं, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना,
नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या, नारे तकबीर भी फितना। तो ये बिल्कुल जनाब ऐसे हमारे ही है। शायर मशरिक ने बड़ी ही खूबसूरत अल्फाज के अंदर हमें तालीम और उसका जो मकसूद है ना, उसके बारे में वजाहत कर दी। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल और अपनी अगली और तीसरी बहुत ही ये भी दिल के बहुत ही करीब है। वो माजरत उरूज जी, आप ये ना कहिएगा आपको नहीं कहा, आप भी दिल के करीब हैं। तो दिल के करीब और बहुत ही अजीज अपनी बहन रहमा तारिक साहिबा की तरफ चलते हैं। रहमा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से जो है, खामोशी के साथ, क्योंकि खामोश बैठना बड़ा मुश्किल काम है, तो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। जी, आप अपना मुख्तसर तारुफ भी करवा दीजिए सर। अच्छा जी। तारुफ मेरा ये है कि मैं 3 होम स्कूलर बच्चों की अम्मा हूँ। चूंकि होम स्कूलिंग से मुतालिक है तो मैं तारुफ भी यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे जेरे असर जो है वो 3 बच्चे पल रहे हैं। और उसके अलावा ये कि मैंने जो है अपनी पढ़ाई मैथ्स कम्युनिकेशन में की। लेकिन जब मैंने अपने बच्चे को, पहले बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया, और उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ। स्कूल में वो गया और मैं उससे एक होमवर्क करवाने के लिए बैठी, और उस होमवर्क के ऊपर मैंने जब 10 मिनट खपाए तो मुझे एहसास हुआ कि जहाँ स्कूल का मसला है वहां पर इस चीज का भी मसला है कि मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन अपने बच्चे के साथ ठीक नहीं है। मैं जिस जहन के साथ उसके सामने आ रही हूँ वो गलत है। और वहां से मेरा फिर पेरेंटिंग का, थेरेपी का ये सफर शुरू हुआ। और फिर मैंने लाइफ कोचिंग की और ईएफटी थेरेपिस्ट के तौर पे अब काम कर रही हूँ। और पेरेंटिंग मेरी फेवरेट फील्ड रही इस लिहाज से कि मुझे खुद को खुद की समझ नहीं आती थी। तो मुझे लगा कि मुझे अपने आप को समझना है, तो इसका मतलब है मुझे अपने बच्चे को भी समझने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और होम स्कूलिंग के अंदर 2 चीजें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं कि आप एक तो बच्चे को सहूलत देते हैं फिजिकली, आप उसको पढ़ा रहे हैं, और एक दूसरी सहूलत आप अपने बच्चे को ये देते हैं कि वो इमोशनली कैसे आप उसको कम से कम डैमेज करें। जो हम स्कूलों में देखते आए हैं ये कि हम बहुत अहम बात। जी, कि हम एक बस पैटर्न पे चले आ रहे हैं, सारे ऊपर से लेके नीचे तक सब एक ही तरह चले आ रहे हैं। वो चीज बहुत उलझन देती थी कि मैं हमेशा पोजीशन होल्डर रही। और हिफ्स करने के बाद जब मैं दोबारा वापस स्कूल में गई, मेरी 18वीं पोजीशन आई। और मुझे मेंटली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। मैट्रिक तक सब टीचर्स ने हाथ उठा दिए थे कि ये अब दोबारा अच्छे नंबर नहीं ला सकेगी। और मैं भी नहीं पढ़ती थी, नो डाउट। मैं कहती थी ठीक है, अब ऐसे है तो फिर मेरा इमेज ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लेकिन बस मैट्रिक में जाके पढ़ा। और जो बच्चे नर्सरी से लेके मैट्रिक तक बेचारे फर्स्ट आते रहे थे, वो जिस क्लास में बैठे हुए थे कॉलेज में, मैं भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। इस बात ने मुझे ये बड़ी बहुत अहम बात, परेशान बड़ी अहम बात, बिल्कुल। कि ये नंबर्स क्या हैं। मैं 4 साल 5 साल पार्टी करके भी उनके साथ ही बैठी हुई हूँ। बिल्कुल। उसी कॉलेज में, उसी लाहौर के सबसे बेहतरीन कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया है। तो फिर मैंने तो 5 साल अच्छे मेरे रहे इस एतबार से, बनिस्बत उन अर्ली सालों के देखूं जिसमें मैं ऑलराउंडर फर्स्ट आके पागल हुई जा रही थी। तो बिल्कुल। यहां से ये वाली चीज समझ आती है कि इमोशनल इमोशनल एतबार से वालिदैन का बच्चों के साथ मौजूद होना कितना अहम है। चाहे आप उन्हें बिल्कुल। स्कूल भेज रहे बिल्कुल। हैं, चाहे आप उन्हें घर पढ़ा रहे हैं। जी, यानी इस नंबरों की दौड़ में ना डालें। जी, मतलब आपको दोनों तरह से फैसिलिटेट करना है बच्चे को कि ये नहीं है कि आपने बस ये पढ़ लो। आपको पता ही नहीं है बच्चा किस जहनी कोफ से गुजर रहा है, तो आप कैसे बच्चे को घर में पढ़ा सकते हैं। ये मैंने अपने एक बेटे लफ्ज को हाईलाइट, मेरा लगे एक लफ्ज हाईलाइट कर लें तो ये बड़ी ही आप यानी मेरे अपने सीखने की बड़ी ये लफ्ज बना कि हम बच्चों के लिए यानी वालिदैन नहीं है, यानी कि इंचार्ज नहीं है, उनके फैसिलिटेटर हैं उनके लिए। बड़ी बड़ी आपने खूबसूरत ये लफ्ज इस्तेमाल किया। बिल्कुल। तो और फैसिलिटेट करने के लिए आपको आगे बढ़ना, फैसिलिटेटर हमेशा साथ मिलके करना है। आप ऐसे ऊपर खड़े होके बच्चा नीचे बैठा हुआ है, ये फैसिलिटेशन नहीं होती है। बिल्कुल। फैसिलिटेशन हमेशा यहाँ पे होती है कि आप उसके साथ हैं।
मैंने अपने बच्चों को घर में लाइब्रेरी बना दिया, वो कभी लाइब्रेरी को हाथ नहीं लगाएंगे अनटिल अनलेस मैं उनके सामने किताब नहीं खोल के बैठी होंगी। वो ये कुछ आपने बात की और अभी ये रहमा एक बात और ये अभी सुमैया ने भी बात एक जहाँ पे लाई थी कि बेसिकली उन्होंने भी ज़िक्र किया था कि माहौल और पूरा एक सराउंडिंग्स क्रिएट बच्चे के लिए, जिस तरह उन्होंने अपने अमलन भी बताया कि उन्होंने सराउंडिंग्स और माहौल क्रिएट करने की कोशिश की। ये माहौल और सराउंडिंग क्रिएट करने में और उसको फैसिलिटेट करने में क्या वाक़ई इससे कोई फ़र्क पड़ता है या होम स्कूलिंग जर्नी में इसकी कोई अहमियत है? या माहौल किस तरह एक माँ के लिए मददगार साबित हो सकता है या हम बीइंग होम स्कूलर पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए माहौल कैसे क्रिएट करें? माहौल के लिए पहले, सबसे पहले आपको ये तयन करना पड़ेगा कि मैंने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना। अगर हमारे जहन में ये बात वाजे नहीं होगी कि हम क्यों नहीं स्कूल भेजे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम वही नहीं, नहीं, नहीं। 8 किताबें उठा के घर में ले आएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे। अब यकीन जाने बिल्कुल। पूरा 2024 मैंने बच्चों को इंग्लिश, अरबी और उर्दू के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया पूरा साल। मतलब मैंने मेरा काम था ये साल उनको लैंग्वेजेस सिखाने का। मैंने उनकी लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया। वो नहीं बिल्कुल, पढ़ेंगे, साइंस नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कोई कुछ को नहीं हो एंड जाएगा। ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो जाएगा। एक एक साल भी बिल्कुल, एक एक कोर्स पढ़ेंगे ना, तो 10 सालों में माशाल्लाह 10 कोर्सों में माहिर हो गए होंगे आपके बच्चे। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। बात के ऊपर फैसिलिटेट करना कि आपका बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है, ये बहुत मैटर करता है कि आप उसके ऊपर ध्यान दें। फैसिलिटेशन, अच्छा आपका बच्चा इस तरह लाइब्रेरी उन्हें प्रोवाइड कर दी गई है, उन्हें गंद मचेगा लेकिन उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए कागज सारे घर में बिखरे हुए नजर आएंगे आपको। तो अगर आप इमोशनली उसके साथ नहीं है तो आप शोर मचाएंगे कि ये गंद मचा हुआ है। अगर आप इमोशनली उसके साथ होंगे तो फिर आप उसके साथ मिलके कागजों से सारा कुछ बनाएंगे भी। बिल्कुल। यानी आज भी हम कागज से लेके लकड़ी से लेके सबसे आसान चीजें, ये एक्टिविटीज की छोटे छोटे बटन और ये वो सब मुहैया कर सकते हैं कम कॉस्ट पे भी। इसके लिए आपको कोई बिल्कुल। बड़े बड़े टूल्स बच्चे को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा इस बात के लिए अल्लाह ताला ने कैपेबल बनाया है कि वो उस छोटी सी चीज में से भी बेहतरीन चीज आपको निकाल के दिखाएगा। यानी अपने बच्चों की सलाहियतों पे एतमाद करना पड़ेगा हमें। हमें उनकी बिल्कुल। निखारने के लिए उनको जांचना पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो फ्रीडम और ट्रस्ट है, इन दोनों का होम स्कूलिंग के अंदर बहुत बड़ा हाथ है। कि पहली बात ये कि आप अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करें कि आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान बना के भेजा है। बिल्कुल। वो कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज नहीं है जो एकदम से आपकी गोद में आ गए हैं और अब आपने उनको पता नहीं क्या करना है। अल्लाह ताला ने उनका पूरा सिस्टम बना के उनको भेजा है। आपको अल्लाह ताला के इस तखलीक के ऊपर भरोसा करना है। फिर उसके बाद आपने अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना है, जो सुमैया ने भी पहले बात की कि बच्चे की तख्लीकी सलाहियतों को देखते हुए उसको ऑब्जर्व करना है। हम हमें लगता है कि वो ये सबसे फजूल काम है कि बच्चे ने क्या सवाल किया। नहीं, बच्चा हम्म। वही चीज जो आपसे घर में 3 साल का कर रहा है, वो स्कूलों में 6 साल के ग्रेड 6 के बच्चों को भी नहीं पता होती, क्योंकि उन्हें बस ये बताया जाता है कि ये किताबों के अंदर सिर्फ पढ़ने वाली चीज है, उसके अलावा पूछने वाली चीज नहीं है। तो ये आजादी कि वो आपसे सवाल कर सके, ये भरोसा कि आपसे वो पूछ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं और आप उनके लिए एज अ फैसिलिटेटर मौजूद है। आपको उनको जो सिखाना है आप सिखा सकते हैं। आप मैं उनको अंबिया की कहानियां भी सुना सकती हूँ, मैं उनको हैरी पॉटर भी पढ़ा सकती हूँ, मैं उनको वो सब करवा सकती हूँ जो मैं उनको देना चाहती हूँ। और एक बात हम्म। यह में रखें कि बच्चे बच्चे हैं, आप वालिदैन हैं। कभी भी इस जर्नी के अंदर अपने आप को कमजोर ना समझें कि आप जैसे वालिदैन के दर्जे से हट जाएंगे। नहीं, आप एज अ फैसिलिटेटर उनके बहुत अच्छे वालिदैन हैं और आपको ही अपर हैंड रहना देखो वो इस। मैं अक्सर अक्सर ये जुमला कभी वालिदात से बातचीत होती है तो ये इंसान सुनता है कि वो कहते हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल अपनी जात में ही गलत है। बच्चे नहीं तंग करते, हम बच्चों को तंग करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा बच्चा आ रहा है, वो मुझे कह रहा है अम्मा अम्मा अम्मा, हाथ लगाई जा रहा है, मैं कोई काम कर रही हूँ। अब वो मुझे तंग कर रहा है या मैं, क्योंकि उसके तो जहन में एक बात है। मैं कहती हूँ यार 1 मिनट ना रुक जाओ ना, मैं आपकी सुनती हूँ बात, आप मुझे तंग कर रहे हो। वो कहता है यार मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो माँ के पास एक हाजत लेके आया था, माँ ने मुझे तंग करने का लेबल देके रफू चक्कर कर दिया। तो ये वाली चीज़ भी मेरा ख़्याल है हमें इसमें ज़रा अपने अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मतलब हम आज 1 मिनट को बैठ के सोचे ना कि हम आज जो बने हुए हैं,
वो कैसे सीखा हमने सारा कुछ? क्या स्कूलों में हमें बैठ के ये फॉर्मल एजुकेशन दी गई थी कि आपने कैसे बोलना है, आपने कैसे करना है? हम्म, ये सब आप घर से लेके जाते हैं। ये सब आपके पेरेंट्स का एतमाद होता है जो वो आपको देते हैं, आप बाहर जाके बोल लेते हैं। हमारी अम्मी बीए पास थी, लेकिन उन्होंने हमें एतमाद दिया, आज हम 3 अफराद आपके सामने बैठे हैं ना। उन्होंने कई स्कूल में जाके बस बोलते थे हम। वो एतमाद किसने दिया? हमारी वालदा ने दिया, और किसी ने नहीं दिया। तो वो एतमाद आप एज अ पेरेंट बच्चे को बखूबी दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन आपको खुद का पूरा एतमाद होना जरूरी है। वो ट्रस्ट बिल्कुल। और वो आपको देखिए, खुद पर भी आप करना जितनी पड़ेगा। हम तारीख में भी उठाते हैं तो देखें, निगाह ता हद्दे निगाह माए हर बड़े फर्द के पीछे, मैं दोबारा कहूंगी, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव अंदाज का बड़ा फर्द है, चाहे डिस्ट्रक्टिव अंदाज का बड़ा फर्द, पीछे माँ नजर आती है। और माँ के पास तो 10 साल ही ज्यादातर बच्चा होता है ना, बहुत हो गया 12 साल। 10-12 साल में एक बुनियाद बन जाती है। और बहरहाल उसमें तो इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में रहमा से जरूर हम इस्तेफादा करेंगे, क्योंकि इनकी फील्ड भी ये है और ये ब्रेन और सारी उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन जो है वो पूरा बताती हैं। तो बहरहाल इस वक्त बिल्कुल इसी बात को हम जहन में रखते हुए ये बात, अब ये सवाल उठता है इस चीज से कि अच्छा, फिर अगर माँ के ऊपर ही इतना ये डिपेंडेंट है सेटअप, तो फिर वसीयत माँ मैं इस शशोपंज में पढ़ सकती हूँ कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, या मेरे पास तो महदूद है, या मेरे पास ज़राए महदूद हैं। कभी एक माँ को अपने पास इल्म महदूद लगता है, कभी ज़राए महदूद लगते हैं, कभी जो माशरती सेटअप्स हैं उसके अंदर हर चीज़ अपनी ताकत से बाहर जाती महसूस होती है। और जो उसमें इस हवाले से उर्मिला बाजी, मैं आप हमारे अंदर इस वक्त एक ज़्यादा तजर्बेकार जो है वो सबसे सीनियर मौजूद है, तो हम आपसे जो है वो ये सवाल करना चाहेंगे कि फिर अगर एक माँ जो है वो पेशेवराना अंदाज से या तालीम याफ्ता नहीं है, या हर मजमून और हर चीज उसकी दस्तरस में किसी वक्त में नहीं भी होती, तो क्या ये फिर होम स्कूलिंग के सफर में बच्चों को बिल्डअप करने में एक यानी उसको उस राहों को मजदूद नहीं कर देता? कुछ बताएंगी आप इस हवाले से? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है जब मेरा पहला बेटा पैदा हुआ था ना, तो वो फैमिली का पहला बच्चा था। और अनम उस वक्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी में थी, और ये मुझे ये स्ट्रक्चर देने की भरपूर कोशिश करती थी। इसने मेरी मेरे मियाँ की बकायदा काउंसलिंग करनी शुरू की, और बकायदा जब यानी जिस फेज में हम फैसला कर रहे थे, और उसने अरबी पढ़ाओ, ये करो, वो करो, ये छोड़ो, ये मतलब इस निज़ाम को छोड़ो। यानी ये उस वक्त मेरे से खैर ये बहुत छोटी थी, और मतलब उस वक्त तो ये पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में, और मेरा पहला बच्चा था। तो नहीं, ये स्ट्रक्चरल जो सारी एजुकेशन है, ये इस सेटअप से निकलना है। और बड़ी इसने पूरी ना अपनी वो बात हमें करने की कोशिश की। मैंने एक जगह पे बड़ा अच्छा इसे जनाब, तंग मुझे नहीं किया। ये मैंने कहा तकरीर, मुझे मुझे वैसे भाई ये तकरीर याद नहीं है, घर का बेदी लंका ढाए कहाँ से। अच्छा, हाँ जी। मैंने उस वक्त ना, मैंने एक दिन बड़ा तंग आके कहा, मैंने कहा कहाँ से अरबी पढ़ाऊं ना, अरबी अरबी पढ़ाऊं या जो कुछ भी, ये नहीं जो भी ये मुझे समझाना चाहती थी, लेकिन तो मुझे खुद नहीं आता, मैं कहाँ से पढ़ाऊं? ये कैसे मुमकिन है? हम्म। भाई तुम पढ़ा सकते हो, जिसको आता है वो पढ़ा सकता है अपने बच्चे को। अच्छा, मैं आज यानी कि ये इसने सवाल किया ना, तो मैं इसलिए ये वाली बात मुझे फौरन मेरे जहन में आई है। लेकिन मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताऊं कि यानी जो माएँ मेरे पास आती हैं ना, यानी मेरे पास माशाल्लाह इतने 3 साढ़े 3 साल से इतने बच्चे माएँ मतलब उनसे कांटेक्ट, और जो पढ़ भी गुजर भी चुके, और मतलब अभी भी मौजूद हैं। तो मुझे बहुत हैरत हुई इस बात की कि यानी मेरे पास डॉक्टर भी है माँ, पीएचडी भी है, इंजीनियर भी है, उस एक ऊपर की वो सतह आप कह लें। और मेरे पास कोई बहुत पिंड की 8 जमातें पास, 10 जमातें पास वो माँ भी आती है। और आप यकीन जाने, मुझे बड़ी हैरत हुई इस बात की कि मैंने ये बात बात में एक्सपीरियंस की, और यानी प्रैक्टिकली, यानी एक बहुत पढ़ी लिखी माँ को इतना भी नहीं पता चल रहा शुरू कहाँ से करें। अलिफ बे शुरू करें, एबीसी शुरू करें, 1 2 शुरू करें, उसे लिखवाएं पहले, उसको पढ़ाएं पहले। यानी यानी इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत पढ़ी लिखी माँ जो है वो कोई बहुत अच्छा जो है वो उस लेके चल पड़ेगी। इसके मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस किया कि कोई ऐसी माँ, मैंने पहली मरतबा जब किसी एक माँ ने मुझे कहा ना कि देखें ये जो आप सारा बता रही हैं ये मैं नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा, मैंने डरते डरते जरा पूछा, मैंने कहा क्यों आप, यानी कितनी मतलब एजुकेशन है, बंदा डायरेक्ट भी नहीं पूछ सकता। कहती है बस मैंने ना एफए किया है। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका 4 साल का बच्चा ये चीज सीख सीख सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है
कि आप 19, 20, 21, 22 साल की जो भी आपकी उम्र है आप वो सीख सकती हैं। तो मैंने कहा अगर आप मेरे साथ चलना चाहती हैं ना तो आप चलें, और आप यकीन जाने कि आप यानी कि ये आप ये सीखेंगी और आपको खुद बड़ा एक खुशगवार एहसास होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और आप यकीन जाने मेरे पास ऐसी माएँ भी आई जिन्होंने पूरी तरह से चीजों को फॉलो किया, और वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक हलवा बना के जब हमने उन्हें बता दिया और उन्होंने फॉलो किया, और उन्होंने चीजों को कि कैसे जी हमने लेके चलना है और किस तरह से हमने बच्चों को किस किस स्टेप पे क्या क्या कुछ करवाना है, तो आप यकीन जाने कि वो इस बात के लिए तैयार हो गई कि हाँ। और बल्कि अब मेरे पास ये कंक्लूजन आता है माओं का, जब वो फारिग हो रहे होते हैं मेरे पास या अभी पढ़ भी रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे बच्चे तो जो सीखते हैं असल में हम सब कुछ सीख रहे हैं। ठीक है ना, यानी इसका मतलब ये है कि जो एक चीज चाहिए ना, उसके लिए ये नहीं चाहिए कि आप बहुत, आप देखें, आप समझते हैं कि आप मेरे बच्चे ने, मैंने अपने बच्चे को अरबी के उसमें मैंने एडमिशन करवाया, मैंने खुद साथ एडमिशन ले लिया। ठीक है ना, और ये बच्चों के बिल्कुल लिए इतनी बड़ी चीज होती है कि माँ भी मेरे साथ पढ़ रही है। आप सोच भी नहीं बिल्कुल सकती हैं इस बात को कि माँ भी मेरे साथ पढ़ रही है, और मतलब हम उस चीज को इकट्ठा प्रैक्टिस कर रहे हैं और इकट्ठा हम सीख रहे हैं। तो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। जिंदगी के हर हिस्से में हम हर चीज सीख सकते हैं, और अगर हम अपने एक 4 साल 5 साल बच्चे के लिए कोई चीज प्लान कर सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं, ये कैसी बात है। और ये मैंने तजर्बे से ये चीज सीखी कि जो माँ बहुत पढ़ी लिखी है, आप यकीन जाने लाजमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। माँ का मैं अक्सर जब एडमिशन देती हूँ ना बच्चों को, तो मैं एक इंटरव्यू करती हूँ माँ के साथ, उसके बीच में मैं ये नहीं देखती हूँ, उसके बीच में मैं बस सिर्फ एक चीज देखती हूँ कि ये माँ विजिलेंट है या नहीं है, जी बस। विजिलेंट, बिल्कुल विजनरी, इसकी विजिलेंसी और विजनरी हाँ, का किताबी इल्म से विजनरी, शायद कोई ताल्लुक नहीं इसकी क्लैरिटी है। अगर तो वो ये समझती है कि पैसा ले लो मेरे से और बस मेरा बच्चा पढ़ा दो, वो मैं उसको कहती हूँ कि हम नहीं चल सकते, आप जाके जनाब। बिल्कुल लाखों वो रुपया हमारी दें और आप बच्चा पढ़ा लें। हमारी नानी थी, माशाल्लाह से 99 स्कोर करके गई, अल्लाह को प्यारी हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो एक विजिलेंट खातून थी जनाब, 5 पास थी पर स्कूल की प्रिंसिपल थी। तो यानी एक बात है उस दौर में, यानी कि साहब लगा लें, आज से मैं कितने साल पहले की बात कर रही हूँ। तो यानी कि असल चीज़ ये तो दौड़, एक इल्मी सिस्टम जो पूरा बना हुआ है, उसका चलता है ना, उसकी वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो कहीं पहुँचे हैं। तो जी बिल्कुल, आप इसमें मैं रहमा और दुर्र सुमैया से भी कहूँगी कि इसके अंदर आप भी कुछ शामिल करें कि क्या यानी हम भी अपने आप को बढ़ाते रहें, या आपका कोई अपना तजुर्बा कि आप लोगों ने भी इस लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, या इल्मी सफ़र जारी है या रुक जाता है? मुझे तो लगता है कि वो बच्चों का, बड़े बेटे का दाँत टूटा, मैंने कहा आजा भाई, कहता है क्या हुआ? मैंने कहा चलो भई, मैंने कागज़ पकड़ा बोर्ड पे, मैंने लिखा टूथ एनाटॉमी। मैंने कहा दाँत सामने रख यार, गौर से इसको देख क्या है इसके अंदर। ले जनाब, बच्चा मेरा 7 साल का, तो टूथ एनाटॉमी हमने पढ़ ली, वो हमारे डॉक्टर भी कब जाके पढ़ते हैं। और मैंने खुद कभी नहीं पढ़ी थी, उसके लिए मैंने भी पढ़ी और फिर मैंने उसको पढ़ा दी। यानी सीखने का सफ़र जारी रहना चाहिए और रहता है। जी, दुर्र सुमैया या रहमा ऐसा आप ही कुछ है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज किए। ईआरडीसी का पेरेंट्स टीचर सर्टिफिकेट कोर्स पीटीसीसी के नाम से काफी मशहूर है, जो हमें एक जी, बॉन्डिंग भी जो है वो बिल्कुल। प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने अभी जो है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे अपने बच्चे जो है उनमें लीडरशिप क्वालिटीज पैदा हों, तो उनके लिए मेरे अपने अंदर वो क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। मुझे पता होना चाहिए रास्ता जिसपे चल के वो जो है वो लीडरशिप स्किल्स को अपनी जो है वो एनहांस कर सकते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एक लीडरशिप कोर्स किया। नमूद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ डॉक्टर याहिया नूरी इज माय मेंटोर। फिर उसके अलावा जो है वो करंटली बच्चों के साथ अपने बच्चों की साइकोलॉजी समझने के लिए फिर डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक जनरेशन का मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, जिसमें जो है वो जहन में ये था कि खुद अपने आप को जिस तरीके से होलिस्टिकली ग्रो किया है, वैसे ही एक कोर्स डिजाइन किया जाए और उन लोगों को जो होम स्कूलिंग करना चाहते हैं, हम उन्हें एक पाथवे दें। और हमारा जी। 8 मंथ्स का एक कोर्स का पूरा एक बैच जो है वो गुजर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और सेकंड बैच जो है वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो अनाउंस होगा। तो उसमें जब इतने लोगों से मैं कनेक्ट हुई, तो मैंने कहा कि मुझे साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। एंड नाउ करंटली आई एम डूइंग मास्टर्स इन साइकोलॉजी एंड इस्लामिक काउंसलिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी।
डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। तो लर्निंग तो एक कंटिन्यूअस सफर है। और फिर अभी जो आपने दांत की बात की, टूथ की बात की, टूथ एनाटमी की बात की, बायो मुझे कभी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारे सिस्टम्स जो है वो अब मैं बड़े शौक से जो है वो जी। सीख रही होती हूँ। और वो जब इन लोगों और को पढ़ा रही होती हूँ, आई का पूरा सिस्टम मरियम को भी पढ़ाया, फिर हमने जो है वो एक कैमरा भी जो है वो डिजाइन किया। तो इस तरह की जब मैं एक्टिविटीज बच्चों के साथ करी हूँ तो आई फील कि मैं शायद अब और ज्यादा अच्छा सीख रही हूँ, इंस्टेड ऑफ कि जब बिल्कुल, हमें खुद बिल्कुल, पढ़ा था तो हमने सीखा था। बिल्कुल, बिल्कुल। रहमा, आप कुछ इज़ाफ़ा करना चाहेंगे या इसके बाद फिर हम अपने इसके अंदर आखिरी हाँ, इसको कंक्लूड करते इसके हैं? अंदर एक ये चीज के देखें, फिर वही बात के तालीम इज नॉट के उसको आप बाउंड कर दें किताबों के साथ। जी, इसको बिल्कुल ओपन रखें। चाहे आप मतलब मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे पास एज अ क्लाइंट या एज अ स्टूडेंट अभी रिसेंट कोर्स के अंदर माशाल्लाह 55-68 ईयर्स की खातून आती हैं, वो कहती है मैं सीखना चाहती हूँ। तो वो जी, सीख सकती हैं, तो हम तो फिर अभी बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो पढ़ाई बिल्कुल, जो है ना, वो सिर्फ किताबों को पढ़ने का नाम नहीं है। आप ऑब्जर्वेंस भी इटसेल्फ एक पढ़ाई है। हमें अपने बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ाई के मतलब को चेंज करना पड़ेगा। वो जो हमें किताबों ने, इस सिस्टम ने, स्कूलिंग सिस्टम ने सिखा दिया, उससे बदल के अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये पढ़ाई नहीं है, इल्म ये नहीं है कम अज कम। बिल्कुल, और तो अब तो उसके दौर जो है वो लिए एंटरप्रेन्योरशिप का है, स्किल्स का है, स्पेशली मिडिल ईस्ट साइड पे, जहाँ पे एक रिडन, और स्पेशली पाकिस्तान की मैं ज़िक्र एशिया की साइड पे, और उसमें पाकिस्तान जो समझे चिराग तले अंधेरा, यानी चाइना का हब है, पूरा तिजारती और स्किल्स, और साथ में इंडिया, और हम जो हैं वो बिल्कुल उसी निज़ाम पे चल रहे हैं कि अगर इस किताब के ज़रिए पहुँच के हमने मैट्रिक और फिर ये सब ना किया, तो देख लें हमारे सारा एक पूरा एरा नज़र आता है कि हम सब डिग्रियाँ हासिल करके सारे तिजारत की तरफ लौटे। हमारे बच्चे तो आँख ही एक तिजारती और उसके अंदर खोल रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है सीखना और स्किल, यही वो मेन फ़ोकस है जो जारी रहता है। इसके बाद एक बड़ी ये, यानी कि ये सवाल भी ज़ाहिर है उठता है और ज़हन में ख़लिश भी आती है, आप सबके भी ज़हनों में आता होगा, और कि फिर ये स्ट्रक्चर की भी हम बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर भी ना हो, और फिर हम कह रहे हैं अच्छा नहीं, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और रहे। तो इन दोनों का बैलेंस क्रिएट कैसे किया जाए, या होम स्कूलिंग में ये किस तरह रेगुलेट करता है? तो इसके लिए मैं आपके सामने मुख्तसर चंद नुक्ते रखूँगी, और उसके बाद हम अपने इख्तिताम की तरफ इंशाअल्लाह जाएँगे। कोशिश है कि बिल्कुल अमली, आपने अमलन करना क्या है, उसके वो कुछ नुक्ते आपके सामने रख सकूँ। सबसे पहली चीज़ इन दोनों का, यानी ये ज़हन में रख लें, इसका तवाज़ुन बड़ा ज़रूरी है। स्ट्रक्चरल और फ्लेक्सिबिलिटी इन दोनों ने मिल के चलना है, तो ये होम स्कूलिंग होनी है। किसी ने किसी लेवल पे कर लेना है, किसी ने अपने घर और सिचुएशंस के मुताबिक कभी कोई चीज़ अडॉप्ट कर लेनी है, कभी कोई चीज़। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहली चीज़, एक बेसिक रूटीन जो है वो रहती है, और वो रहनी चाहिए। अच्छा, इसमें वो होता है, इसको हम रिदम भी कहते हैं, अक्सर ये बहस भी चलती है, गुफ्तगू डिस्कशन, कि रिदम चले या रूटीन चले। तो बस एक रिदमिक रूटीन, मैं इसको ये लफ्ज़ देती होती हूँ कि एक रिदमिक रूटीन रहनी चाहिए। यानी कि स्कूल वाला हिसाब नहीं है कि टन, 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 और जनाब अब स्कूल में कोई दाखिल भी नहीं हो सकता और निकल भी नहीं सकता। वो जनाब मध्यम आँच में हमने लगे रहना है। तो इसमें हम अपना कोई भी स्टार्टिंग टाइम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इंटरवल बना सकते हैं बच्चों के साथ कि भई चलो भई एक्टिविटी टाइम, हम इसको एक्टिविटी टाइम कहते हैं, या स्टडी टाइम, कुछ भी आप कह लें, या कुछ आवर्स तय किए जा सकते हैं, वो चाहे शाम के हों, सुबह के हों, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओपन रहें, और उसके अंदर छोटी-छोटी ब्रेक्स ज़रूर देते रहें। हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि 1 घंटे की क्लास के बाद 4 घंटे की क्लास के बाद आधे घंटे की ब्रेक और फिर 4 घंटे। हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है। बच्चों को हमने और रिफ्रेश करना है, वो ज़्यादा सीखें और ज़्यादा गेन करें। तो उसके लिए हम उनको एक इस छोटी-छोटी इसी ब्रेक्स। के जी। अंदर आनंद तारिक, आप थोड़ा सा ये इलेबोरेट कर दें कि बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये भी सवाल आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली कि फिर मतलब एज वाइज जिस तरह हम बच्चों को नहीं कर सकते, तो उसमें इस फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा कितना हमारे पास वैरायटी होती है कि हमारे बच्चे चाहे जिस मर्जी एज गैप के हों, इस मर्जी एज ग्रुप के हों, ऊपर तले के हों, उनको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। आपके माशाल्लाह 5 ऊपर तले के हैं, तो आप उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आप कैसे मैनेज करती हैं। अपना ही जी, स्कूल तो खुल इसमें जाता है। अपना ही स्कूल खुल जाता है। तो बिल्कुल ये, इससे अगली बात मैं इसी तरफ आ रही हूँ कि बेसिकली गोल्स हमारे ज़हन में होने चाहिए ना। वेल फर्स्ट, मैं मैथ्स करा रही हूँ, मेरा गोल क्या है?
मैं बच्चे के अंदर सोचने समझने की, क्वेश्चन करने की, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत पैदा कर रही हूँ। गोल क्या है मेरा? ठीक, तो ये अगर गोल हम थोड़े एलोकेट कर ले ना, मैं और आप ये तय कर लें। मैं मैथ्स बच्चे को क्यों कह रही हूँ, वो कह रहा है मैथ्स नहीं करना, मैं कह रही हूँ पढ़ो भाई मैथ्स, आज मैथ्स की किताब ही खोलनी है। क्यों? तो गोल जब वाज़ेह होगा ना कि नहीं, मुझे इसको तामीर करना है। मैथ्स बिलफर्जी आपकी एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियतें डेवलप करती है, तो उस सलाहियत को डेवलप करने के लिए किताब एक टूल है ना, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेगोज़ की पूरी दुनिया है और इसके अलावा सिस्टमैटिक और रिदमिक और बहुत सी चीज़ें हैं। अब तो यानी दुनिया बहुत एडवांस जा चुकी है, ऑनलाइन इतना कुछ है। तो हम इन सब चीज़ों के ज़रिए भी उसको मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं। लाज़मी नहीं है कि मुझे उसको फ़ॉर्मूला रटाना है और उसी ज़रिए होना है। तो ये वाली चीज़ तीसरी इसके बाद चीज़ आ जाती है कि हम मुख्तलिफ मेथड्स को मिक्स करते जाएँ। यानी कि बिलफ़र्ज़ अगर मैथ्स और लैंग्वेजेज़ की बात है, उसके लिए आप स्ट्रक्चर्ड एक चीज़ रख लें। ज़ाहिर है मैथ्स स्ट्रक्चरली डेवलप होता है एक तरह से कि पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न 5 जो है ग्रेड्स में तो सिर्फ़ यही चलता है। तो वो जब वो आ जाएगा उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ऐड ऑन करते जाते हैं, तो वो आप एक स्ट्रक्चरली लेके चल सकते हैं। लैंग्वेजेज़ की बिल्डिंग जो है वो स्ट्रक्चरली होती है। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ हिस्ट्री की बात है, ज्योग्राफ़ी की बात है, साइंस है, ये तो ओपन है, इसको फ्लेक्सिबल रखें। इसको मत स्ट्रक्चर में करके बच्चे को भी बोझल करें और हम खुद भी बोझल रहें। आप प्रोजेक्ट बेस्ड करें, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दें, चलो भैया आपने इसके ऊपर ढूँढना है। अब बच्चा को भी सर्च पे लगाएँ, उसको किताबें 6 पकड़ाएँ, फिर उसके बाद आप भी उसके ऊपर जनाब एक समराइज़ करके गुफ्त-ओ-शनीद उससे कर लें और उसको फिर उसके बाद जितनी मर्ज़ी कॉपियाँ किताबें दें, वो उसके लिए महज़ एक्टिविटी बुक्स होंगी। एक्सपेरिमेंट्स उसको कराएँ, उसके ज़रिए सिखाएँ, फील्ड ट्रिप्स पे लेके जाएँ, उसको फिराएँ, घुमाएँ, दुनिया दिखाएँ, हर जगह साथ लेके जाएँ। उसके लिए लोगों को देखना, बिहेवियरल हर चीज़ ये क्या है? तो सोशल स्टडीज़ की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? सोशली डील कैसे करना है, कैसे तो वो चीज़ें उसको खुद आ जाएँगी। फिर हाँ, ठीक है, आप थोड़ा-सा कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपनी इस अप्रोच को कि आप बच्चे की नीड के मुताबिक भी चलें। अब मेरा जो है वो एक बच्चा कहता है उसने कभी मेरे से कलम की डिमांड नहीं की, मैंने उसको कलम पकड़ाया नहीं। उसने कहा कायदा पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा समझ नहीं आ रही, अरबी का था। मैंने कहा छोड़ दो। वो जनाब अभी तक कायदा हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, हम 8 साल के हो गए हैं, लेकिन हमें सूरतें समझ के साथ, उनके डीप मानी के साथ सारी हज़म हो गई हैं, जितनी समझाई। क्यों? क्योंकि उसकी लर्निंग पावर ज़्यादा है। तो आप उसके उसके ऊपर मेहनत करें। मुझे क्यों कहना है कि भाई तू भी लिख जिस तरह पहले बच्चे ने लिखा है या तीसरे ने लिखा है। मैं क्यों उसको वो फिर उसके इंटरेस्ट के मुताबिक। जिस चीज़ का इंटरेस्ट है, उसी के अंदर पढ़ा दें, ये मेरा फन है ना। छोटे बच्चे हैं, अब देखिए 2 कैटेगरीज़ बन गई, जिस तरह अभी ये सवाल भी आया, 2 कैटेगरीज़ बन गई। एक यानी 7-8 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनकी ज़रा और रिक्वायरमेंट होती है, वो बेसिकली उनके साथ उनको इंटरेक्शन चाहिए होता है माँ-बाप, दैट्स इट। और दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, जिसको आप थोड़ा-थोड़ा स्ट्रक्चरल या उस पे ला रहे होते हैं, उनकी डिमांड और होती है, वो आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं और सारा। तो उसके लिए साथ में टूल्स अपनाएँ। यानी प्रैक्टिकली मैं आपको इसमें बताऊँ तो आप इसमें साथ आप पोर्टल्स हैं, ऑनलाइन टूल्स हैं, उन सबको साथ में इस्तेमाल करें और बच्चे को सेल्फ जो है उसकी डेवलप करने के लिए उसको बचपन से इस चीज़ का थोड़ा ट्रेन आउट करें कि वो अपने आप को खुद बेनिफिट देना जानता हो। फिर एडजस्टमेंट्स के लिए ओपन रहें। आप यानी एक ही चीज़ के ऊपर अटक के ना बैठें। फिर जो लाइफ स्किल्स हैं जिसे हम कहते हैं, जिससे हम पहले भी बात आई थी, कुकिंग है, बजटिंग है, बाहर जाके जनाब तरोंका-शरोंका लगाना है पानी को, दादा-दादी के साथ सुबह उठें, बच्चे जाएँ। तो यानी ये वाली चीज़ें ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ हैं। लोग इसके लिए कोर्सेज़ करते हैं। प्रैक्टिकली सिखा दें बच्चे को। जिस बच्चे का जो रुझान है उसको उसी के अंदर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा असिस्ट करते रहें। किसी भी आइडियलिज़्म का शिकार ना मैं आपको करना चाह रही, ना होना है हमने कभी। फिर थोड़ी-सी बाउंड्रीज़, हल्की-हल्की बाउंड्रीज़ इस लिहाज़ से सेट करें कि लर्निंग जहाँ मर्ज़ी हो सकती है, ठीक है ना? लेकिन एक माहौल की जिस तरह बात आई थी कि ठीक है, थोड़ा बहुत उनका एक उनको एफ़िलिएशन हो अपने टेबल से, उनका एक-एक टेबल ऐसे एक सादे टेबल के सामने उनको कुर्सी डाल दें। वो एक बच्चे कुदरती तौर पर एक वो उसका उसकी कंसिस्टेंसी और उस चीज़ के अंदर वो मददगार हो जाती है ये चीज़। तो उसको थोड़ा-सा एक एलोकेट कर दें, उसकी जगह बता दें और ये वाली चीज़ उसको कर दें। फिर ऑर्गेनाइज़्ड होना, अपने आप को ऑर्गेनाइज़्ड रखें। बच्चों को भावें करें ना करें, अपने आप को रखें ऑर्गेनाइज़्ड। क्यों?
वो अमलन आपको देख लेंगे, अमलन वो चीज़ें करोड़ों देख लेंगे। फिर कहना नहीं पड़ेगा टॉयज़ को ऐसे करो और ये भी नहीं होगा कि टॉयज़ कभी बिखरेंगे नहीं। तो दोनों चीज़ों के दरमियानी अप्रोच रखते हुए हम चलते जाएँ। और फिर सबसे अहम और आखिरी बात, इस पूरे बैलेंस को चलाने के लिए मैं तो बाकायदा अपने बच्चों से कहती हूँ कि यार देखो 2 रास्ते हैं, वो स्कूल है, मेरी भी सहूलत, तुम भी जो है वो सुखी हो जाओगे। जब बच्चे ज़रा थोड़े डाउन होना शुरू होते हैं या मैं डाउन होना शुरू कहती हूँ यार कम्युनिकेट करो, मुझे मसला आ रहा है, मैं बता रही हूँ, आओ मेरे साथ बैठो, देखो, डिस्कस करो, इसको सॉल्व आउट करें। ये जो है ये सफ़र इस तरह ही है और इसी तरह कुछ ना कुछ कोशिशें इसमें जारी रहेंगी। आइडियलिज़्म का बुत, सबसे पहला बुत एक लड़की को तोड़ना चाहिए शादी के बाद और दूसरा बुत बच्चों के बाद और तीसरा बुत होम स्कूलिंग का सफ़र करने के बाद आइडियलिज़्म का हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक मुस्लिम की ज़िंदगी के अंदर कोई ताल्लुक नहीं। जितने आप आइडियलिज़्म से निकले रहेंगे, उतने ही सहूलत रहेगी। जनाब आज ये सेशन होना था ना, वो मेरा ख़्याल है मेरी ज़िंदगी की आज बच्चों ने सबसे बड़ी जंग आज मेरे साथ लड़ ली है। तो ये पैकेज का हिस्सा है। यहाँ पर कोई भी चीज़ आइडियलाइज़ नहीं है। यहाँ पर हम अपने आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं। अब हम 15 मिनट सवाल-जवाब लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं अव्वल तो रहमा तारिक से ये दरख्वास्त करूँगी कि वो इस सेशन को सवाल-जवाब सेशन को देखें और दूसरी चीज़ मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने सवालों को आज की मुतलका गुफ्तगू के साथ रखें। इसी में मज़ीद वज़ाहत तो हम आपको अमलन हल और उन सब की तरफ इंशाल्लाह गाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे और आपसे भी सीखेंगे और लेकिन दूसरी चीज़ जो है वो ये कि बहुत से अभी हमारी ये 6-7 सेशंस की सीरीज़ इंशाल्लाह चलेगी, तो बहुत से चीज़ें और टॉपिक्स इंशाल्लाह अगले आने वाले जो वक़्त में है और सेशंस में कवर होंगे, तो उन सवालों को हम अगली दफ़ा के लिए छोड़ देंगे। जी, रहमा आप शुरू कीजिए। अच्छा जी। पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे अगले 5-6 सेशंस के अंदर ये चीज़ें कवर होंगी जिसमें हम निसाब के बारे में बताएंगे कि हम करिकुलम कौन सा डिसाइड करें और कैसे डिसाइड करें। रोज़ाना की रूटीन के बारे में कि वो किस तरह से बनाई जा सकती है इस एतबार से कि छोटे बच्चे हैं या ये चीज़ उनको मैनेज करने का हम किस तरह से चलेंगे। फिर जो चैलेंजेस और खदशात हैं जिसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज भी ये सवालों में मैं देख भी रही थी कि जी मैट्रिक कैसे होगा, तो इंशाल्लाह उसको भी तफसील से बताया जाएगा ताकि आप लोगों को सिर्फ हमने हाथ पकड़ के छोड़ नहीं देना, तकरीर नहीं करनी है, एक कहीं ना कहीं पहुंचाना मकसद है। फिर ये कि जी हम तालीमी पेशरफ्त का कैसे जायजा लेंगे, इसके बारे में भी हम एक सेशन में सारी बात करेंगे कि बच्चे को असेस कैसे किया जाता है फिर होम स्कूलिंग के अंदर। अगर इस और आखिरी चीज के समाजी ताल्लुकात और गैर निसाबी सरगर्मियों के अंदर हम बच्चों को किस तरह से इन्वॉल्व करें या उसके अंदर हमारा होम स्कूलिंग के अंदर क्या किरदार होना चाहिए। अगर तो इन 5 टॉपिक से मुतालिक सवालात हैं तो इंशाल्लाह वो हम आने वाले सेशंस के अंदर इनको लेंगे। जो आज के सवालात हैं, अगर उनमें आपका ये सवाल कि हम अ, जो हमने आज बात किया है कि शुरू कैसे करें या अपना विजन कैसे क्लियर करें या फैमिली में एक दूसरे को किस तरह से एक नुक्ते पे लेके आया जा सके, तो इन सवालों में से अगर आपका कोई सवाल है तो वो कीजिए। जो यहाँ पर सवाल ऊपर लिखे हुए थे उनमें एक सवाल सुमैया जिस आप बताएं, उन्होंने कहा कि कैसी कहानियां सुनानी चाहिए, इसका जवाब आप दे दें। कहानियां कोई भी होती हैं। जैसे अगर अपनी बात करूं तो मैंने रेड राइडिंग हुड का एक किरदार जो है वो क्रिएट कर दिया था और मैं उससे जो है वो कहानियां बना बना के अपनी बेटी को सुनाया करती थी। छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जानवरों की कहानियां बहुत पसंद होती है। अच्छा हर कोई इट्स लाइक ये मेरा शौक भी हो सकता है कि मैं कहानियां बना पाती थी। तो आप जो है वो कहानियों की किताबें खरीद सकते हैं, जानवरों की कहानियों वाली बहुत किताबें जो है वो हम बहुत सी पुरानी कहानियां जो हमने खुद पढ़ी हुई हैं, कौवे के कंकड़ डालने वाली इस तरह की, वो हम जो है वो बच्चों को सुना सकते हैं। खुद से नहीं सुना सकते तो किताबें खरीद लें। बहुत किताबें जो है वो आजकल अवेलेबल हैं, ऑनलाइन स्टोर्स मौजूद हैं, आप वहां से अंग्रेजी और उर्दू की किताबें जो है वो खरीद सकते हैं। उर्दू की किताबों के लिए जो है वो फिरोज संस जो है वो उनके पास बहुत अच्छा स्टॉक है।
आप उनको जो है वो चेक कर सकते हैं किताबों के लिए। उसके अलावा जो है वो रिसेंटली मैं कुछ सजेस्ट कर दूँ तो उसमें उमैर अहमद की बच्चों की जो कहानियाँ हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है छोटे बच्चों के लिए। तो उनकी सीरीज़ भी खरीदी जा सकती है। उसके अलावा जब थोड़े से बड़े बच्चे होना शुरू होते हैं, तो आप सहाबा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ किया था, जो खुद याद थे वो सुनाएँ। फिर बाकायदा अभी हम जो है वो सीरा से गुज़र रहे हैं, सहाबा की कहानियाँ। तो ग्रेजुअली आप बच्चे के जो है वो लेवल के मुताबिक जो है वो अपनी कहानियों का लेवल इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक ऊपर सवाल गुजरा था, वो हमारे आज के टॉपिक से ही था, कि अच्छा, व्हाट टू डू विद द यंग चिल्ड्रन। ये आपने जिस तरह से बताया कि बच्चों को आप कैटेगराइज कर लें, मेरा ख्याल है ये जिसने सवाल किया था उनको क्लियर हो गया होगा, कि थोड़ा सा बता दें कि बच्चों की कैटेगरीज फिर किस तरह से करके उनको टाइम और इस चीज को कैसे हम जी, कर ये सकते नहीं हैं। कि बड़े देखें, बड़े लेवल पे जाके तो डेफ़िनेटली हमें उनको मदद अपनी सब्जेक्ट हम एक ख़ास तक हद तक पढ़ा सकते हैं। फिर छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, मिक्स हैं। आप हर एक को डील नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि वक़्त किसी का एक का ज़ाया हो रहा है और दूसरे को इसके लिए इसको एक चीज़ सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़रूर हमेशा उनकी ज़िंदगी के अंदर शामिल रखें। इससे क्या होता है कि बिलफ़र्ज़ और उसको टाइम मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है ना। प्लस दूसरी चीज़ 2-2 बच्चों को भी बाहम टीम एक्टिविटी टाइप की सिचुएशन रखें, तो उससे भी ये हल होता है कि आप 2 के साथ हैं, तो बड़े को छोटे के साथ मुंसलिक दें, ठीक? तो उससे आप अमलन सीखने और अब दूसरे को एंगेज करना है, उसको सिखाने और खुद तीसरे को लेके बैठ जाएँ, हाँ भाई, आजा तेरा क्या काम है? तो इस किस्म की और जो बड़े हैं बिलफ़र्ज़ उसके लिए आगे इंशाल्लाह हम ज़िक्र भी करेंगे और रिसोर्सेज़ और ये सब चीज़ें भी करेंगे शेयर और साबिर किड्स के तहत हमारा जो पूरा एक पोर्टल बन रहा है, उसमें इंशाल्लाह बहुत से रिसोर्सेज़ आप सबके लिए वहाँ पर इकट्ठे किए गए हैं और उस सब के साथ बड़ों की स्किल डेवलपमेंट क्योंकि वो उस स्टेज पे होते हैं कि उनको साथ स्किल्स भी सिखानी है, तो उसको भी कैटर करने के लिए हमने किड्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा एक फोरम इंशाल्लाह क्रिएट कर रहे हैं, ताकि बच्चे साथ-साथ अपनी ये स्किल्स भी डेवलप करें और साथ-साथ लर्निंग भी करें। तो कैटेगराइज़ इसी तरह करें कि बाहम बच्चों को बच्चे को तो मसरूफ़ियत चाहिए, तो खुद मसरूफ़ होना, अपने सिबलिंग्स के साथ मसरूफ़ करना, घर में दादा-दादी हैं, किसी एक छोटे बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं ना, उनको तो ज़रूर दादा-दादी के साथ अटैच कर दिया करें, बहुत सहूलत होती है। हमारे फैमिली सिस्टम्स के पॉज़िटिविटीज़ भी हैं, इन पे भी ज़रा गौर करें। तो छोटे बच्चा तो उनसे जाके वो छोटी-मोटी चीज़ें, एक्टिविटी बड़ी खुशी से कर लेता है। ठीक? या घर में कोई भी ऐसा फ़र्द हो, तो वहाँ पर मसरूफ़ करके आप उसको वो क्वालिटी टाइम दे दें। फिर अगर सुबह खुद यानी अर्ली उठे हुए हैं, तो बड़े को पहले उठा लें, जिसके साथ आपको आधा 1 घंटा ज़रा यकसुई का चाहिए और बाकियों को ज़रा बाद में हिलाएँ-झुलाएँ। तो ये छोटी-छोटी इस तरह स्ट्रैटेजीज़ हैं कि जिससे हम मैनेज कर सकते हैं या पोर्टल्स ऑनलाइन पोर्टल्स मुख्तलिफ इंशाल्लाह उसकी भी इन्फॉर्मेशन सारी आगे आपसे शेयर हुआ करेगी। कि उनको आप इस्तेमाल करें ऑनलाइन। अब तो एआई का दौर है ना, एआई पोर्टल्स पूरे पूरे यानी पूरी दुनिया में तो लगे ही हुए थे, अब हमारे यहाँ मुतारिफ हो रहे हैं। तो उनको साथ नथी रखें, जिसमें एक खान अकेडमी किड्स एक मारूफ जो है पोर्टल है, तो उसमें बच्चा खुद यानी खुदकार अंदाज से एंगेज रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए सहूलत भी है और कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए भी वो अच्छे पोर्टल्स हैं। तो इन सब चीज़ों को करते हुए इंशाल्लाह एक अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है। वो पूछे हैं कि ओ लेवल्स के सिस्टम को किस तरह से देखा जाए। इसके बारे में मेरा ख्याल है हम अगले सेशन में इंशाल्लाह बात जी, करेंगे। ये इंशाल्लाह आगे बातचीत जब आएगी अगले सेशन में हम तफ़सीली इंशाल्लाह रोड मैप आपको देंगे कि मैट्रिकुलेशन, ओ लेवल्स या उसके बगैर डायरेक्ट स्किल्स के ज़रिए आपने तिजारत में जंप मारनी है क्योंकि हर एक के अपने-अपने तरजीहात हैं, तो इंशाल्लाह उसमें तफ़सील से इसको ज़िक्र करेंगे। इंशाल्लाह इसके लिए और ये बल्कि जो जो सवाल आए हैं। आपको इंशाल्लाह ऐसी माँओं से पैनल में मिलवाएँगे कि जिन्होंने अमलन जो है वो किस तरह ये होम स्कूलिंग जर्नी में मैट्रिक करवाया, किसी ने ओ लेवल कराया, किसी ने डायरेक्ट जनाब कम पाया, तो वो इंशाल्लाह आपकी मुलाकातें होंगी। अच्छा, और जहरा जबी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जहरा जी, आप सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, अम, अस्सलाम। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मे बी आप इस चीज़ का आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है रिलेटेड टू होम स्कूलिंग। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि बच्चे जब स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ पर इकट्ठे बैठते हैं, एक दूसरे से मतलब कंपटीशन सीखते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना सीखते हैं।
तो जब आप होम स्कूलिंग करवा रहे होते हैं तो ये जो सोशल लर्निंग है ये कैसे होती है? अब मेरे 2 और भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज आंसर कीजिएगा। जहरा प्लीज आप ये बताइए आपके बच्चे किस एज के हैं और कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। फर्स्ट वन इज 12 years old, सेकंड वन इज 8 years and थर्ड वन इज 4 years old। अच्छा, इसके जवाब में मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बस बता दूं, बाकी आप में से देखें कौन इसका जवाब देगा। कि जब आपके पास 3 बच्चे हैं तो वो सोशल स्किल्स घर से सीख लेंगे, 100% स्किल्स सीख लेंगे। बिल्कुल। यानी साइकोलॉजिकली ये प्रूवन है बात कि बच्चे बहन भाइयों से सोशल स्किल्स बहन भाइयों से सीखी हुई ही बाहर जाके अप्लाई कर रहे होते हैं। अपनी एज के बच्चों से बाहर से वो बदतमीजियां सीख के जरूर आते हैं, वो कोई भलाई की बातें और वो चीजें बालिग होने से पहले उनको जहन में नहीं आता कि हमने कुछ सीख के आना है। इसके अलावा सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मेरी जो है ना भाभी, उनकी एक बेटी वो होम स्कूलिंग पर ही है वो। तो उनकी बेटी जो है ना, जब भी वो कभी हम लोग कंबाइंड फैमिली में होते हैं ना, तो सारे बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा अनॉय हो जाती है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। और मतलब थोड़ी सी बात भी हो जाएगी तो उसको बेयर करना नहीं आता, और वो नाराज होके कोने में जाके बैठ इसमें मैं जाएगी। तो ये जी चीजें इसमें मैंने मैं नोटिस इजाफा की हैं। करना चाहूंगी कि ये एक मिसाल है। बिलफर्ज मेरे इल्म में, मैं आपके सामने यानी प्रैक्टिकली बात रखती हूँ। बिलफर्ज मेरे इल्म में इस वक्त थाउजेंड्स में होम स्कूलर मदर्स हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन चल रहा है। अब मैं उनसे जब बिलफर्ज मुख्तलिफ चीजें, डिस्कशंस, हर चीज चलती रहती है, फोरम्स हैं, कम्युनिटी में डिस्कशन होती है, मिलते हैं। ये चीज ना पर्सनल हर बच्चे का मिजाज होता है, या दूसरी चीज उसकी घर वालों की जानिब से तरबिया पॉइंट्स, इवन के अपने ही बच्चों में भी तफावत होता है। एक बच्चा एक बात पे आराम से बैठा होता है, वो चिल कर रहा होता है, तो दूसरा जनाब पंडी पापा के खा रहा होता है। तो ये बिलफर्ज आपके सामने वो एक मिसाल पूरी होम स्कूलिंग सेटअप को अक्कासी उसकी नहीं कर सकती ना। बिलफर्ज मेरे पास और तजुर्बा होगा, मैं आपको कहूँगी नहीं ऐसा नहीं होता। रहमा बैठी हैं, कोई और बैठी हैं, हाफिज़ा मुदस्सिरा बैठी हैं, फातिमा बैठी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं यानी उन सबका अपना तजुर्बा होगा। तो बस आप ये ज़हन में रखिए कि ये चीज़ होम स्कूलिंग नहीं क्रिएट कर रही, बल्कि वो मतलब उसका ज़ात। अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे देखें जो स्कूल जा रहे हैं और बदतमीज हैं, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ना स्कूल बदतमीजी सिखा रहा है। हम जी, ये नहीं कहते कभी भी, हम कहते हैं इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है और इसको इसकी माँ को टैकल इमोशनली करना चाहिए। ये माँ का काम है या घर में मौजूद बाकी अफराद का काम है कि वो किस तरह से उनको टैकल कर रहे हैं। वो किसी का भी बच्चा किसी भी वक्त में एब्रप्टली बिहेव कर सकता है। और जनाब इमोशनल इंटेलिजेंस तो बड़े नहीं कर रहे होते। यानी कि मैं तो समझती हूँ सबसे ज़्यादा हम माँ ही देख लें, हमें इमोशनली टैकल करना नहीं आ रहा होता और हम कभी चिल्ला रही होती हैं, कभी गुस्से में सुला रही होती हैं, कभी जनाब ये कर रही होती हैं। तो ये तो एक देखिए पूरी इंसान मैं के आपको साथ एक थी। बात बताऊं मैं आपको एक बात बताऊं हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं मेरी मैं सोचती हूँ कि असल अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, बच्चे बोलेंगे कैसे, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे। मैं अगर अपने बच्चों का जायजा लूं तो मेरी बच्ची जो 3 साल से स्कूल में जा रही है, उसका एक अपना एक मतलब एक बिल्कुल फितरी तौर पे वो कम हुआ है। ठीक है, वो इंटरेक्शन को या बहुत सोशल नहीं है। अच्छा, 3 साल से स्कूल जाने के बावजूद वो आज भी सोशल नहीं हो सकी है, वो आज भी कॉन्फिडेंट नहीं है। ठीक है, और उसकी निस्बत मेरा वो बच्चा जो 10 साल से घर में बैठा हुआ है, कोई वो वाला इंटरेक्शन और वो सोशल स्किल्स और वो उसको मौका नहीं मिला जो कि स्कूल जाने वाले बच्चों को मिलता है। मैं समझती हूँ कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत ज्यादा जो है वो सोशल है। मतलब अब उसमें हम क्या किस तरह से हम इसको जी, जी, जी। क्या पैरामीटर अच्छा है। ये हाँ, मतलब बिल्कुल। उसको उसको क्या तो ना सोशलाइजेशन सिखा सका, ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस ला सका, ना कुछ कर हुँ, सका। जितनी मेहनत इस सिलसिले में की वो मैंने घर में ही की। यानी कि उस बच्ची के बिल्कुल। ऊपर जितनी मुझे मेहनत यानी करनी पड़ी उसके मतलब उसके सोशलाइजेशन के लिए या ऐसा से, वो मैंने घर में ही की। जी, फितरी जी। तौर पे स्कूल ने उसको सिखा दिया, वो नहीं हुआ। ठीक है ना, हुँ। मतलब मैं आपको ये बस एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जी, जी। कंपैरिजन उज़्मा करते हुए अपने ही बच्चों। अगला सवाल ले जी लें। जी उज़मा, आप बोलिए। आगे चलिए उम्मे इब्राहिम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये, मेरे माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं
और सबसे बड़ा जो है वो 13 इयर्स का हुआ है, उसने माशाल्लाह हिफ्ज़ किया है, तो वो ग्रेड 3 के बाद से स्कूल नहीं गया है। और बाकी भी जो है ना वो उनसे छोटे हैं सारे, सबसे छोटी अभी 6 मंथ्स की है। और मैंने लास्ट ईयर ही डिसाइड किया है इन बच्चों को होम स्कूल कराना। पहले मैंने कोविड में कराया था 2 छोटे बच्चों को। मुझे थोड़ा-सा इस हवाले से भी गाइडेंस चाहिए, जैसे आप नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देंगी कि किस तरह से रूटीन और कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए। एक मुझे थोड़ी-सी इस हवाले से भी गाइडेंस चाहिए कि मल्टीपल एजेस के बच्चे हैं, यानी टीनेजर्स से लेकर टॉडलर एंड बेबीज़ तक, तो उन सब के साथ किस तरह मैनेज किया जाए, क्योंकि मैं सऊदीया में रहती हूँ और मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड एज़ सच नहीं है, तो मैं इसको किस तरह से मैनेज करूँ? थोड़ा-सा मुझे इस हवाले से भी गाइड करें। जज़ाकल्लाह। जी, उरूज भाई। अच्छा, यानी यानी क्या आप ये प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है? मैं समझी नहीं हूँ इस बात को। इन्हें प्लेटफॉर्म अच्छा, रिक्वायर्ड यानी है या आप वो इसके जर्नल थोड़ी-सी ही वाली बात पूछ रहे हैं? आप ये उम्मे इब्राहिम एक जनरल बात तो हमने अभी डिस्कस की भी है कि किस तरह आप मल्टीपल यानी एज्ड बच्चों के साथ किस तरह आप मुख्तलिफ हाँ। एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ तरह से करें। थोड़ा-सा और आप कंसाइज़ अगर करें तो बात हमें सहूलत हो जाए कि जी, जैसे हाँ, एग्ज़ैक्टली जैसे मैं थोड़ा-सा गाइडेंस के रूल्स और गाइडेंस के हवाले से ही बात कर रही हूँ। जैसे मेरे बड़े बेटे के लिए हमने डिसाइड किया है कि हम उसको आईजीसीएसई कराएँगे ना, तो उसके लिए थोड़ा-सा किस तरह से हम उसको लेके चलें। बाकी बच्चों को थोड़ा-सा जैसे ऑर्गेनिक होम स्कूलिंग या होलिस्टिक होम स्कूलिंग कहते हैं, उसकी तरफ थोड़ा जाना चाह रही हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कोर्स भी लिया हुआ है, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं कोर्स में से टॉपिक उठाऊँ और फिर बच्चों को टॉपिक को ओपनली, जैसे हम पूरा कंप्लीट, ये नहीं कि जैसे चैप्टर वाइज़ करें, कंप्लीट इस तरह से करें। एक तो क्योंकि मल्टीपल एजेस हैं, मल्टीपल ग्रुप्स हैं और कुछ साल स्कूल जा चुके हैं, तो उनको वो थोड़ी बहुत नो हाउ है कि किस तरह से स्कूल जाते हैं और किस तरह, तो मैं टोटली उनको होलिस्टिक स्कूलिंग, होम स्कूलिंग पे नहीं ला पा रही हूँ फ़ौरन से। तो इस हवाले अच्छा, से मुझे कुछ मेरी आपको रूल्स और इसमें गाइडेंस इसमें चाहिए। मेरी मेरी आपको एक इसमें तजवीज़ है कि आप बड़ा बच्चा जिस तरह या उससे जो बड़े वाले 2 हैं, उनको आप साथ में कोई भी यानी एआई बेस्ड अब इतने हमारे पास यानी स्कूल 21 है, स्टेम पोर्टल्स हैं, खान अकेडमी किड्स का पोर्टल है। आप उसमें से कोई भी एक रजिस्टर करके ना, एक ना एक यानी बड़े 2 बच्चों को आप उसके ऊपर स्ट्रीमलाइन कर दें। उससे ये होगा कि आपको जो छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो लगता है ना कि यार उनका वक़्त ज़ाया हो रहा है, क्योंकि अमूमन छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों का वक़्त इंसान को लगता है कि ये उनका वक़्त ज़ाया हो रहा है शायद। तो वो थोड़े से ना आपको लगेगा कि नहीं, अलाइन हो गए हैं। चलें यार, वो बिलफ़र्ज़ चल रहे हैं, लेकिन हाँ, उसके अंदर आप इस होलिस्टिक अप्रोच को भी शामिल रखें कि उन्हें कहें उस मौज़ू के ऊपर अपनी भी वर्किंग करें, अपनी भी उठा के जो है वो मुख्तलिफ़ किताबों को मुख्तलिफ़ या इंटरनेट से वो सब ले ऑडियो-वीडियो एड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने इल्म को जो है वो वसी रखें उस मौज़ू के ऊपर। तो अच्छा, इंशाअल्लाह ये इसमें मैं एक भी आप टूल इस्तेमाल करेंगी ना, तो आप काफ़ी सहूलत महसूस करेंगी। इसमें एक ये भी चीज हो सकती है ना कि कुछ चीजों को जिस तरह वो आईजीसीएसई लेवल में, तो उन्हें उसातिज़ा प्रोवाइड कर दिए जाए। जाहिर है आप उनको कैटेगराइज कर दें कि वो अपनी पढ़ाई सेपरेट करें। छोटों को आपने डील करना है, बड़ों को सेल्फ स्टडी वाले कॉर्नर में डाल दें, इनको इस कॉर्नर में डाल दें कि ये आपकी डीलिंग में 1 to 1 है। तो कुछ उसातिज़ा का भी आप जो है मदद ले सकते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ चीजों में, कि बच्चे उनके साथ होकअप रहें उस एतबार से कि अगर आप सारा उनको, जाहिर है आप सुपर वुमेन तो नहीं बन सकते हैं, कोई भी नहीं बन सकता, तो इस चीज को भी आप देख सकती हैं साथ में। जी, राइमा। प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि होम स्कूलिंग में आप 7, 8, 9 मतलब इस एज के बीच में बच्चे को इतना लाइन अप कर चुके होते हैं कि आप यकीन जाने कि उसके बाद वो जो धक्काशाही प्रोग्राम है ना, जो 3 साल से स्कूल जाने वाले बच्चों का है, अब पेपर की तैयारी कर लो, अब ये कर लो, आप उन्हें ऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं। और ये वाले बच्चे तो आप यकीन जाने, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बस आपने इनको रास्ता दिखाना है और वो खुद ब खुद, यानी उनकी ट्रेनिंग में बहुत जी, मैं बेस में यही आपने गाइडेंस ये चाह बात रही थी। बैठा दी कि वो सेल्फ स्टडी की उनको आदत पड़ जाए और वो जी, जी, खुद मुझे ब यही खुद गाइडेंस अपने लिए चाहिए। रास्ते ढूंढना शुरू कर दें चलने के लिए। जी, ना एग्ज़ैक्टली, कि मुझे यही पूछना था कि आपने अगर आप एक बड़े बच्चों के लिए कैसे प्रोग्राम करेंगे? चल रहा है, हर बच्चे के लिए आपने पूरा पूरा निजाम जो है वो सेट करना है। जी, जी। मैम, मुझे यही सवाल करना था कि मैं किस तरह से खुद से, जैसे मुझे ये पुश ना करना पड़े बच्चों को कि जी आपने पढ़ना है, अब आपका टाइम हो गया, अब आपकी क्लासें मैं आउटसोर्स कर रही हूँ कुछ सब्जेक्ट्स आईजीसीएसई के बच्चे के लिए और जो 11 इयर्स की हो रही हैं अभी उनके लिए भी। लेकिन मुझे यही होता है कि आई ऑलवेज़ हैव टू पुश देम कि नहीं, अब आपकी क्लास का टाइम है, अब आपने पढ़ना है, अब आपने ये, तो ये चीज़ को कैसे हम वो करेंगे ना, क्योंकि मुझे बाकी बच्चों को भी टाइम देना है। तो उसमें ना इनको किस तरह से? उसकी जो उसका इंटरेस्ट है ना
किसी चीज़ में उसके इंटरेस्ट को ढूँढें, उसके इंटरेस्ट को अगर आपने कैटर कर लिया, तो वो ये सब खुशी से करेगा। मैं फिर दोबारा दोहराऊँगी कि वही बात जो आप भी कह रही हैं कि वो कभी-कभार इंसान से मिस हो जाती है चलते हुए सफ़र में। आप उसके इंटरेस्ट की चीज़ को बिलफ़र्ज़ उसको फ़िज़िकली किसी एक्टिविटी में, अब तो वो तो इस एज में भी है, लाज़मी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में उसको बाहर निकालना चाहिए आपको। किसी न किसी चीज़ में जॉइनिंग दें उसको। उसकी एज की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, ताकि वो इस लिहाज़ से परेशान ना हो। अच्छा, यहाँ पर 10-20 चूँकि हो जाते हैं और हमने 15 मिनट ही सवालात का हमारे पास था। सब ज़ाहिर है यहाँ पर अपनी-अपनी मसरूफ़ियात के साथ बैठे होंगे, कुछ के पास वक़्त होगा, कुछ ने जाना होगा और कुछ चले भी गए हैं। तो यहाँ पर हम अपने इस सेशन का आज के इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं और आइंदा आने वाले सेशंस के बारे में आपको इंशाल्लाह तफ़सीलात ग्रुप में सारी कर दी जाएँगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ, दुआ देखें मोमिन का हथियार है। मैं और आप बच्चों के यानी बच्चों की ना तरबियत मैं मुझे लगता है ये लफ्ज़ भी टाइट है बोलना कि मैं बोलूँ कि मैंने अपने बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह ने अगर हिदायत दे दी ना, तो वारे-न्यारे हो गए और अगर अल्लाह ने हिदायत नहीं लिखी ना, तो क्या तरबियत नहीं। इसलिए ये छोटे-छोटे बच्चों के साथ मैं खुद भी छोटे-छोटे बच्चों के साथ कभी-कभार ऐसा लगता है कि खो रहा है इंसान इंसान का इंसान की दुआएँ भी लगता है खो गई हैं। तो नहीं, उन दुआओं का रिवाइवल करें, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें, अपने बच्चों के लिए हाथ उठाएँ और अल्लाह से दुआ माँगे, अपने लिए भी माँगे। हम अपने लिए माँगने में भी कंजूसी करते हैं। तो अल्लाह से माँगे कि अल्लाह हमें वो विज़न दे, वो हमें वो एतमाद दे, हमें वो हिम्मत दे क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा वो किसी इंसान के ऊपर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो अल्लाह ने जितने हमें अता किए हैं और जिनका ज़िम्मेदार बनाया है, जिनके लिए हमने फैसिलिटेटर बनना है, 13-14 साल तक की ज़िम्मेदारी है ना, फिर तो जनाब अपने-अपने हिसाब खुल जाने हैं। तो इन 13-14 सालों के अंदर हम उनके लिए जो कर सकें। कोई भी काम इस दुनिया में तन्हा नहीं हो सकता। हमेशा नेक लोगों के साथ की दुआ अपनी ज़ुबान पे रखें क्योंकि सोहबतें बहुत कुछ होती हैं। तो रब्बि हबली हुक्मन व अलहिकना बिस्सॉलिहीन कि या अल्लाह हमें कुव्वत फ़ैसला दे, ये माँगा करें अल्लाह से और हमें साले लोगों से मिला। वजअल लना लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन और या अल्लाह बाद में आने वालों में हमारी सच्ची नामवरी को बाकी रखना। वजअलनी मिन वरसति जन्नति नईम और हमें नेमत भरी जन्नतों का वारिस बना दे। वला तुख़ज़िना यौम युबअसून और या अल्लाह उस दिन जिस दिन लोग उठाए जाएँगे हमें रुस्वा ना करना। सूरह शुअरा की ये आयत थी 83 से 85 और 87। अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ हम अपने इख्तिताम की जानिब चलते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप ग्रो टुगेदर के इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए और हमें जॉइन किया। अल्लाह ने चाहा तो हम आपके लिए सहूलतकार बनेंगे और आपके सफ़र में आपके साथ क्योंकि हम भी गुज़र रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होगी कि हम महज़ तकरीरें करके निकल जाएँगे। इंशाअल्लाह जिन जिन मुश्किलात को हमने देखा, हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बहन-भाई इस मुश्किलात से ना गुज़रें। इस एक स्टेटमेंट के साथ इख्तिताम करती हूँ। सैयद अबुल आला मौदूदी इनकी एक किताब है कामयाबी की शराइत, सक्सेस हासिल अगर करनी है तो उसकी कुछ शराइत हैं। उसमें वो ये बात लिखते हैं कि इस नीले आसमान और इस खाली ज़मीन के ऊपर इंसानों की कोई तहरीक, कोई भी बामकसद काम और कोई भी तब्दीली लाने वाला फ़ेल उस वक़्त तक कामयाब नहीं हो सकता, जब तक उसके उठने वाले अपनी तहरीक और मकसद की हमगीरियत के एतबार से कुछ मखसूस औसाफ के मालिक ना हों। तो हम अगर ये तहरीक लेके उठे हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है और इनको उम्मत के विज़न के साथ लेके जाना है, तो फिर हमें भी इन औसाफ से मुत्तसिफ़ होना है बहैसियत माँ, मकसद और नस्बुल ऐन। कितना ही आला अरफ़ा क्यों ना हो, अगर इसके अहलियान आला अख़लाक और किरदार, अरफ़ा सीरत और शख़्सियत और ख़ास औसाफ से मुत्तसिफ़ ना हों, तो कामयाबी तसव्वुर करना ख़याल ख़ाम। तो जनाब हम डाँट के अगर बताएँगे चीखो नहीं और अगर हम मार के बताएँगे कि लड़ो नहीं, तो ऐसा होगा नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व अच्छा, ये रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रुप में, ये चैट्स में आप लोगों को ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। जो लोग नहीं ज्वाइन किया हुआ, वो यहाँ से फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग ये ग्रुप लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको अगले आने वाले 5-6 सेशंस जो इस सीरीज से मुतालिक होंगे इंशाल्लाह वो बता दिए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।